गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडुटोरिया का ये फुल लेंथ टेस्ट 5। हमने 4 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दोस्तों ये फुल लेंथ टेस्ट 5 है, इसको आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे, इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और इसमें इंडस वैली के साइट्स दिए हुए हैं और जो वो साइट्स हैं किस रिवर के साथ हैं ये आपको बताना है। तो ये पहला ए में जो है वो क्या है, मांडा, उसके बाद बी है आलमगीरपुर, सी है दाइमाबाद और डी है सुतका जेंडर। ठीक है, तो अब ये देखो, सबसे पहली बात है इन चारों साइट्स को देख करके आपको क्या लगता है ये क्या है? सबसे बड़ी बात है ये मांडा जो दिया हुआ है ना, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आलमगीर क्या है, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दाइमाबाद क्या है, दाइमाबाद है ये आपका साउदर्न मोस्ट, ठीक है, और सुतका जेंडर क्या है, सुतका जेंडर है ये वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट। अब ये देखो, ये मांदा जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है और ये किसके करीब है, ये जम्मू कश्मीर वगैरह की तरफ, तो इसका ये किससे होगा, ये चिनाब, ठीक है। आलमगीरपुर ये ईस्टर्न मोस्ट है और ईस्टर्न मोस्ट कहाँ कहाँ पर है, यूपी में, तो यूपी में कौन सी नदी, ये हिंडन, ठीक है। दाइमाबाद हमारा क्या है, दाइमाबाद हमारा साउदर्न मोस्ट है और साउदर्न मोस्ट में ये नदी कौन सी है, ये परावारा, ठीक है। सुतका जेंडर ये है हमारा वेस्टर्न मोस्ट और ये जो नदी है ये क्या है, दशक, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगर आप इसमें दाइमाबाद आलमगीरपुर भी जानते ना तो भी निकाल लेते, बी का 3 और बी का एक ही है 3 जो कि आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, इंपरर अशोक, महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा या फिर चाणक्य। तो ये कहा जाता है गौतम बुद्धा को, ठीक है। और ये कहाँ पे, एक बहुत फेमस पोएम है जिसके जो पोएट है वो कौन है, सर इडविन अर्नोल्ड, ठीक है, उन्हीं के पोएम से ये बात ली गई है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, गौतम बुद्धा, याद रखना, सर इडविन अर्नोल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रावस्ती वाज द कैपिटल ऑफ कोशाला महाजनपद इन द 6th सेंचुरी BC, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो क्या श्रावस्ती जो है वो कैपिटल था किसका, कोशाला का। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, श्रावस्ती ये हम जानते हैं। द फर्स्ट जैन संगीति यानी कि जैन काउंसिल वाज हेल्ड इन वलाबी गुजरात। फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड हुआ था, ठीक है, सेकंड हुआ था वलाबी गुजरात में। और क्या बोलते हैं उसको, जिसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे आपके देवारधी, ठीक है, ये चेयरमैन थे इस सेकंड जैन काउंसिल के, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, गौतम बुद्धा गेव द मोस्ट ऑफ हिज सर्मन्स इन कोशाला महाजनपदा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, सबसे ज़्यादा जो सर्मन्स दिए वो कहाँ, कोशाला महाजनपदा में ही दिए। और चौथा है, लिंगायत सेक्ट इज द ओल्डेस्ट सेक्ट ऑफ शेवियर्स। तो ये गलत है, ये लिंगायत नहीं है बल्कि ये क्या है, ये है आपका पशुपता, क्या है, पशुपता, ठीक है। तो ये है ओल्डेस्ट सेक्ट, तो ये भी गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, आंसर क्या हो जाएगा सी। वैसे भी अगर आप सेकंड स्टेटमेंट जानते गलत है तो आपका आंसर निकल जाता है सेकंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ है, वलाबी में, न कि फर्स्ट। तो आप सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करते तो सी आ जाता। तो अब ये देखते हैं कि फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था। फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में, कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। और इसके क्या बोलते हैं, चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे आपको स्थूल भद्रा, ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच रॉक एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका एनिमल सेक्रीफाइस हैज बीन कंडेम्ड। किस रॉक एडिक्ट में जो एनिमल सेक्रीफाइस है उसको मतलब कि कंडेम किया गया है, किसका, अशोका का। तो ये कौन सा, ये फर्स्ट, पहला रॉक एडिक्ट, ठीक है। टोटल रॉक एडिक्ट्स कितने मिले हैं, टोटल रॉक एडिक्ट्स मिले हैं 14 मेनली, ठीक है मेजर। और ठीक, और थर्ड जो रॉक एडिक्ट है ये क्या कहता है, रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट की बात करता है, किसका, पेरेंट्स टीचर्स, ठीक है, एटसेट्रा, इन लोगों के रिस्पेक्ट की बात करता है। फिफ्थ रॉक एडिक्ट में आपको पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामंत्रास, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामंत्रास, ठीक है, महामंत्रास, ये किसमें, फिफ्थ रॉक एडिक्ट में। 8th रॉक एडिक्ट में हमें क्या मिलता है, ये मोरल कॉन्क्वेस्ट की बात करता है, मोरल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। इसको भरना है आपको अप्रोप्रिएट वर्ड से। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका द डैश डायनेस्टी इमर्ज्ड इन द कलिंगा इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में अशोका के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो सतवाहना, कानवा, छेदी या फिर चेरा। तो ये क्या थी? ये छेदी डायनेस्टी थी। कब? फर्स्ट बीसी में। और ये इसका इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें मिलता है। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा करवाया गया? ये खारवेल। कौन? खारवेल। ठीक है, ये खारवेल जो थे किंग, उसी का ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। और उसी में ये बताया गया कि भाई अशोका के बाद यही डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी आई? छेदी डायनेस्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस हैज बीन फाउंड इन इंडिया। आपको इनमें से किन इंस्क्रिप्शंस में सबसे पहले सती प्रैक्टिस की बात कही गई है? हाथी गुम्फा, ईरान इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन या एयोहोल इंस्क्रिप्शन। तो ये कौन सा है? ये ईरान इंस्क्रिप्शन है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ईरान इंस्क्रिप्शन किसका है? ये ब्रह्मगुप्ता है। किसका है? ये भानुगुप्ता का है। किसका है? भानुगुप्ता। ठीक है, एयोहोल किसका है? एयोहोल है कनिष्क का। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कनिष्क का। ठीक, तो आपको ईरान इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले किसके बारे में बात की गई है? ये क्या बोलते हैं उसको, कि सती प्रथा के बारे में बात की गई है, जिसमें क्या बोलते हैं, भोज राजा की जो पत्नी थी वो, उसके बारे में बात करके किया गया है कि भोज राजा की मृत्यु के बाद वो सती को प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेडिवल स्कॉलर लाइक एल्बरूनी, फिरदौसी, उद्बी, फारूकी एडॉन्ड दी कोर्ट ऑफ। किसके कोर्ट में ये लोग सारे थे? एल्बरूनी, फिरदौसी, उद्बी और फारूकी। मोहम्मद बिन कासिम, शहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है महमूद गजनवी। ठीक है, अब ये महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड है वो देख लेते हैं। 998 से लेकर के 1030 AD है। ठीक है, ये 1030 AD है। और ये कि कहाँ पे मेनली इनका रूल था? ये सेंट्रल एशिया था। ठीक है, सेंट्रल एशिया में था इनका। और इन्होंने ही इंडिया में जो अटैक करा था कितना? 17 टाइम्स। इंडिया में अटैक कितनी बार करा था? ये 17 टाइम्स था। ठीक है, और ये फर्स्ट रूलर था जिन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी थी। किसकी? सुल्तान की उपाधि अपने आप को, पहला रूलर था जिसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, तो 17 बार भारत में अटैक भी करे थे। अगला क्वेश्चन है कंसिडर सर्सन रीजन है, आपको बताना है सर्सन अंडर द विजयनगर एम्पायर द नेम्ड एज संगम डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स हरियाणा एंड बुक्का। बिल्कुल सही है, विजयनगर एम्पायर जो हुआ था वो संगम डायनेस्टी में आया था। और कब किसने किया था? हरियाणा और बुक्का ने 1336 में। ठीक है, 1300 किसमें? 36 में। और दूसरा स्टेटमेंट है द नेम ऑफ द फादर ऑफ हरियाणा एंड बुक्का वाज संगम। तो ये जो संगम डायनेस्टी था, क्यों? क्योंकि उसके पापा का नाम क्या था? संगम था। मदर का नहीं, किसका? पापा का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है और बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ये डायनेस्टी कब तक चली थी? ये डायनेस्टी चली थी 1485 ईस्वी तक। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1485 तक AD तक। और क्या बोलते हैं उसको, इसमें जो 3 डायनेस्टी थी, एक तो संगम डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में, दूसरा कौन था? दूसरा था आपका सुलवा डायनेस्टी। कौन सा? सुलवा डायनेस्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये डायनेस्टी कब थी? यहाँ 1485 में खत्म हुआ। ये 1485 से लेकर के 1505 तक थी। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो डायनेस्टी इसमें आया वो कौन सा था? वो तुलवा था। कौन सा? तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, तुलवा डायनेस्टी। और अब आपको ये ध्यान रखना, तुलवा डायनेस्टी कब होगा? ये 1505 में जब सुलवा खत्म हो गया, तो उसके बाद 1505 से लेकर के 1570 तक। ठीक है, तो इसी में तुलवा डायनेस्टी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय केडी साहब। ठीक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक को फिल करना है। द भक्ति मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय डैश अलवार सेंट्स एंड ऑफ वैष्णव ट्रेडिशन एंड नैनार सेंट्स ऑफ शिवा ट्रेडिशन। यानी कि अलवार जो सेंट्स थे वो किसको मानते थे? वैष्णव थे वो। और नैनार जो सेंट थे वो कौन थे? शिव भक्त थे। ठीक है, ये लोग विष्णु भक्त थे और ये शिव भक्त थे। अब बताना है कि भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था कितने अलवार सेंट्स के द्वारा, और नैनार सेंट्स जो थे कितने थे, जो कि शिवा ट्रेडिशन के थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ये 12 अलवार सेंट और 63 कौन सा? नैनार सेंट। अब देखो नैनार में टोटल वर्ड देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7। नैनार में टोटल वर्ड्स कितने? 7 वर्ड्स। तो आपको याद रखने में दिक्कत हो तो ये 7 और ये मल्टीपल है 7 का, 7 9 63 है ना। और इसमें तो 5 है, ये 12 है, तो आपको एक तो कम से कम याद हो जाएगा ना कि भाई 7 वर्ड्स हैं इसमें और ये 7 के मल्टीपल में है। ठीक है, 63। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 and 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अब मैच करना है आपको
कि रुपी है, सील है, इलाही है और शहंशाह है। अब ये कौन सा कॉइन था, मोस्ट पॉपुलर था, सिल्वर था या फिर राउंड शेप था या गोल्ड कॉइन था। ठीक है, तो रुपी सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर गोल्ड कॉइन कौन सा होगा, सील। ठीक है, उसके बाद रुपी क्या था, सिल्वर कॉइन, ये तो आप बिल्कुल जानते हो। तो ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 यानी कि ये ऑप्शंस तो गए, बी और आपका बी और डी। ठीक है, अब ये देखते हैं शहनशाह, शहनशाह मतलब सबसे बड़ा, तो क्या होगा, लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन। इलाही फिर क्या हो जाएगा, राउंड शेप्ड कॉइन। ठीक है, तो इलाही क्या हो जाएगा, राउंड शेप्ड कॉइन। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब इस तरह से मिलाएंगे तो ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ इससे आप पकड़ लेते, पहले ये 2 तो जानना होगा कि रुपी सिल्वर कॉइन था, इलाही सील क्या था, मोस्ट पॉपुलर गोल्ड कॉइन, और शहनशाह लार्जेस्ट। शहनशाह वैसे क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है, तो लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन चितिन्स वॉज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ विच डिपार्टमेंट। जो ये चितिन्स थे, ठीक है, चिटनिस जो थे, ये इसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता था, फॉरेन डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो इसके अंतर्गत कौन सा आता था, इसके अंतर्गत आता था ऑप्शन सी, जो कि क्या है, स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो अब ये फॉरेन डिपार्टमेंट कौन था, फॉरेन डिपार्टमेंट को बोलते थे सामंत, क्या था, सामंत। ठीक है, और मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, सर ए नौबत, सर ए नौबत। ठीक है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, वाकिया निवास, क्या कहते थे, वाकिया निवास। वाकिया उर्दू का वर्ड है ना, वाकिया निवास, निवास। ठीक है, वाकिया निवास, वाकिया मतलब कोई चीज़ कहना। ठीक है, कहीं के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से मोहम्मद बिन तुगलक अपना कैपिटल कहाँ लेकर चला गया था, हम्पी, देवगिरी, श्रीरंग पटना या फिर अहमदनगर। तो ये कहाँ ले गया था, देवगिरी। फिर इन्होंने देवगिरी का नाम बदल कर क्या रख दिया था, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद रख दिया था। और ये देवगिरी लेकर के कब गया था, ये भी ध्यान रखना, 1326-27 में। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है। देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया था, दौलताबाद। अब आपको ये बताना है कि ये जो रूलर्स थे, ये इसका सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो शाह आलम 2 था, ये था आपका 1759 से लेकर के 1806 तक। ठीक है, आलमगीर 2 जो था, ये 1754 से लेकर के 94 तक। शाहजहां 2 जो था, ये 1759 से लेकर के 60, मतलब बीच में हटाया और फिर बन गया ऐसे ही करके ओवरऑल। और ये था 1806 से लेकर के 37। ठीक है, सबसे बाद में कौन था ना, ये अकबर, अकबर 2। तो अगर वही देख लो, जो सी सबसे लास्ट में कहाँ पर है, तो आंसर बी हो जाएगा। वैसे अगर इसको मिलाओगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, उस तरह से भी बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच रीजन डिड द रामपाल रेवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल टेकर। ये रामपाल रेवेलियन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले ये रामपाल रेवेलियन हुआ कब था, 1879 से लेकर के 1922 तक। ठीक है, और ये हुआ कहाँ, जिसके जो लीडर थे वो क्या कौन थे, सीताराम राजू, सीताराम राजू कौन थे, सीताराम। अब बताओ सीताराम राजू कहाँ के थे, वो थे आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इट वॉज द वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, हु हैज मेड द इबव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। किसने कहा था 1857 के रिवॉल्ट को कि ये एक बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में टकराव था। तो ये किसने कहा था, टी आर होम्स। बाकी हमने पिछले लेक्चर 4 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वहाँ पे सारा डिस्कस कर चुका है इसको। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड टू फिक्स द मिनिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स। मैरिज ऑफ गर्ल्स के लिए मिनिमम एज का जो प्रावधान आया था वो कब आया था, 1843, 56, 72 या फिर 1891। ये कब आया था, 1891 में। ठीक है, और ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, ये किसके इफर्ट से आया था, ये ध्यान रखना। ये आया था मेनली BM मालाबारी, मालाबारी। ठीक है, ये किसमें, BM मालाबारी। ठीक है, और इस समय वायसराय कौन थे, वो लॉर्ड लैंसडोन। ठीक है, ये ध्यान रखना, लॉर्ड लैंसडोन। ठीक है, और इन्होंने मिनिमम एज जो करा था वो गर्ल्स के लिए कितना किया था, 12 ईयर्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कि कौन, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी और ये किस ईयर में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कब बनी थी, 1924 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कब बनी थी, 1964 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल कब बनी थी, 1925 में। खुदाई खिदमतगार 1929 में। ठीक है, अब ये देखना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है, इसको किसने बनाया था, अंबेडकर साहब ने। ठीक है, अंबेडकर जी ने एक बनाया था। ठीक है, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टूटकर बनी थी। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किसने बनाया था, हेडगेवार ने। ठीक है, हेडगेवार ने। इसका अभी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है,
नागपुर में, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। खुदाई खिदमतगार किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आप अगर मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 1 और सी का कितना हो रहा है? सी का 3 और डी का 4। तो 2 1 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, इसका असर्शन और रीजन है। फिर से असर्शन है, इल्बर्ट बिल वाज अ प्रोग्रेसिव स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल आया था, सही बात है। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1883 में। कब आया था? 1883 में, ध्यान रखना है। इल्बर्ट बिल एम्पावर्ड द इंडियन मजिस्ट्रेट टू यूरोपियन ऑफिसर, सही बात है। इसमें बोला गया था कि भाई इंडियन मजिस्ट्रेट भी अब यूरोपियन केसेस को देख सकेंगे, जिससे अगर यूरोपियन आदमी उसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसको देख सकेंगे। इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था और फाइनली ये एक्ट वापस लिया गया था, ठीक है, उसमें मॉडिफाई कर दिया गया था, और जिससे कि इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो बिल्कुल ही गायब हो गया था, ठीक है। तो ये आंसर सही, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेफ्टी वाल्व थ्योरी रिलेटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी वॉज प्रोपाउंडेड बाय लाला लाजपत राय। बिल्कुल, सेफ्टी वाल्व थ्योरी को किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी वॉज प्रोपाउंडेड बाय लाला लाजपत, अगेन नहीं, ये कहते, ये वाला तो सही है, लाला लाजपत राय इसको नहीं, इसको किसने कहा था? आरपी दत्त ने। इसने आरपी दत्ता ने कहा था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसने बोला था? आरपी दत्ता ने। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ओनली 1। अगला क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी शीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज वीकनेस, वी शुड रिमूव एवरी टाइप ऑफ वीकनेस और फ्रैलिटी। वीकनेस इज ए सिन, वीकनेस इज लाइक ए डेथ। ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद किसके इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, परमहंस थे, ठीक। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया था? 1897 में, ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस, कब? वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन्होंने कब अटेंड किया था? 1893 में। उसके 4 साल बाद रामकृष्ण मिशन इन्होंने स्टार्ट करा। अब अगला स्टेटमेंट असर्शन रीजन है अगेन, द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है। कह रहा है कि अर्ली डिकेड्स यानी कि 1901 मतलब 1 2 या 1915 तक, ये क्या बोलते हैं उसको, मिलिटेंट नेशनलिज्म भारत में मिलिटेंट नेशनलिज्म का उदय हुआ। तो बोला, द यंग नेशनलिस्ट वेर नॉट सेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट्स ऑफ द कांग्रेस इन द लास्ट 15 to 20। ये भी बात सही है और ये भी शायद दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? क्योंकि यंग नेशनलिस्ट को लग रहा था कि भाई 1885 में आईएनसी बनी और अब तक वो कोई खास चीज़ मतलब गेन नहीं कर पाई। और दूसरी बात ये थी कि 1905 में, आपका 1905 में क्या, 1905 में बंगाल का पार्टीशन भी हो गया ना, तो इनको लगा कि यार ये लोग कुछ कर नहीं पा रहा है, इसलिए फिर लोग क्या बोलते हैं, मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच प्लेस कलकत्ता वाज द स्वदेशी मूवमेंट डिक्लेयर्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1905 में। इसके प्रोटेस्ट में क्या बोलते हैं उसको, कलकत्ता में एक स्वदेशी मूवमेंट क्या बोलते हैं स्टार्ट हुआ। और तो बताना आपको ये है कि वो कहाँ से हुआ था, ईडन गार्डन से, टाउन हॉल से, या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से, या फिर बेलूर मठ से। तो ये हुआ था टाउन हॉल से हुआ था, ठीक है। और टाउन हॉल से कब? 7 अगस्त, याद रखना ये डेट, 7 अगस्त 1905 में, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को लॉन्च हुआ। और इसी के याद में, या इसी को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए 2015 से हम लोग को 7 अगस्त को किसके रूप में मनाते हैं? 2015 से 7 अगस्त को मनाया जाता है किसके रूप में? नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, हैंडलूम डे मनाते हैं कब? 2015 से हम लोग, ठीक है। कब? 7 अगस्त। तो 7 अगस्त क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉरेन सॉइल। फॉरेन सॉइल में पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग कब फहराया गया? तो 1905, 1907, 1909 या फिर 1913। ये 2 साल बाद, यानी 1905 में क्या? पार्टीशन के 2 साल बाद, यानी कि क्या, 1907 में कौन? मैडम भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा, ठीक है, इनके द्वारा। कहाँ पर? मैडम भिखाजी कामा के द्वारा आपका कहाँ पर? स्टटगार्ड में, ठीक है। कहाँ पे है ये स्टटगार्ड? ये जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। तो सबसे पहले जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में इंडिया का फ्लैग फहराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज गदर पार्टी स्टैब्लिश। गदर पार्टी स्टैब्लिश कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था 1913 में, ठीक है। और कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को है कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक है। किसके द्वारा? इसके जो फर्स्ट मिनिस्टर थे वो कौन थे?
लाला, ये मिनिस्टर थे, ठीक है। कौन? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह भकना। कौन थे? सोहन सिंह भकना, ठीक है। और ये जो गदर पार्टी बनी थी उसका न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर क्या था? गदर ही नाम था। न्यूज़पेपर का क्या नाम था? गदर। ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। मिनिस्टर कौन थे? लाला हरदयाल। और उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सोहन सिंह भकना। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी? मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? देखो, सर सैयद अहमद खान जो थे, ये तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाए थे इन्होंने, जिसको अभी क्या बोलते हैं? अभी इसको AMU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिरोज शाह मेहता ये क्या थे? ये फाउंडर थे 1885 में। किसके? INC के। 1885 में INC के फाउंडर थे। कौन फाउंडर मेंबर थे? वन ऑफ द फाउंडर मेंबर फिरोज शाह मेहता। और आगा खान जो थे, ये क्या थे? ये फाउंडिंग मेंबर थे किसके? फाउंडिंग मेंबर थे आपके मुस्लिम लीग के। किसके? मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अब्दुल लतीफ़, ठीक है। इन्होंने ही बनाया था क्या? मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के बारे में, ये स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताना है और फाइनली फिर आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 10 जुलाई 1947। नहीं, ये 4 या फिर 5 जुलाई, ये 4-5 जुलाई को हुआ था, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा, द बिल वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी अपर हाउस इन ब्रिटेन इन 15 जुलाई 1947। 15 नहीं बल्कि 16 जुलाई, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन 16 जुलाई 1947। ये 16 नहीं, ये बल्कि 15 है, ये डेट उल्टा अलग कर दिया था, इंटरचेंज। और द ब्रिटिश अंपायर साइन इट ऑन 18 जुलाई 1947। ये सही है बिल्कुल। 18 जुलाई 1947 को क्या आया था? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल आया था, ठीक है। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट गलत हैं, तो सिर्फ कितने सही हैं? सिर्फ 1, ओनली 1 स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट 4 ही सही है। अगला क्वेश्चन है, लिनलिथगो कमीशन जो कि 1928 में आई थी, किससे रिलेटेड? एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म या फिर मिलिट्री रिफॉर्म? ये किससे रिलेटेड? लिनलिथगो किससे? एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है। इसको बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है। इसी के रिकमेंडेशन के बाद क्या बना था? इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, रिसर्च। एग्रीकल्चर इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 में जो बनी थी, ये 1929 में बनी थी किसके रिकमेंडेशन पे? इसी लिनलिथगो कमीशन के। कौन सा? इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब इसको फिर लाइन लगाना है हमें। तो सबसे पहले प्रिंस वेल्स जो थे, ये कब आए थे? ये आए थे 1921 में, 22 दिसंबर 1921, ठीक। वुड्स डिस्पैच आपको पता है ये 1854 का है। हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट ये कब आया था? 1856 में। व्हाइट म्यूटनी बाय यूरोपियंस कब हुआ था? 1859 में। अब आप इसको देख लो कि सबसे पहले क्या होगा? 1854 B, C, D और A। तो B, C, D, A किस में है? ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक संघ? हरिजन सेवक संघ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहली बात है कि हरिजन सेवक संघ जो है, इसको इस्टेब्लिश किसने करा था? हाँ, इसको इस्टेब्लिश करा था आफ्टर पूना पैक्ट। कौन? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने इस्टेब्लिश करा था किसको? हरिजन सेवक संघ को। कब? आफ्टर पूना पैक्ट, यानी कि 1932 के समय में, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे कौन? GD बिरला। कौन थे? GD बिरला थे। तो यहाँ क्या है? घनश्याम बिरला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज महात्मा गांधी इम्प्रिजन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे पहले हुआ कब था भाई? ये हुआ था 1942 में, ठीक है। ये कब हुआ था? 1942 में, ठीक। कब? 8 अगस्त, ये भी ध्यान रखना, ये 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। तो इस समय गांधी जी को अरेस्ट करके कहाँ रखा था? आगा खान पैलेस में। आगा खान पैलेस में, ठीक है। आगा खान पैलेस कहाँ है? पुणे में। कहाँ है?
पुणे में। तो वेयर डिड महात्मा गांधी इम्प्रिजेंट, कहाँ पे जेल, किस जेल, कहाँ मतलब कहाँ बंद करके रखा था? बंद करके रखा था गांधी जी को किसमें? पुणे, पुणे के आगा खान पैलेस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। ठीक है। और कब तक रखा था आगा खान पैलेस में बंद करके? ये रखा था 6 मई 1944 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना, 6 मई 1944 तक। 9 अगस्त को, और इनको 8 अगस्त को कौन सा, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। 9 अगस्त को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, आगा खान पैलेस में रखा गया। कब तक? 9 अगस्त 1942 से लेकर के 6 मई 1944 तक। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सरेज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल सही बात है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह, क्यों? क्योंकि यूं चलता है। ठीक है। और नाइदर इलेक्ट्रिक नॉट मैग्नेटिक फील्ड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन एक्सरे। क्यों? बिकॉज एक्स रेज आर न्यूट्रल। क्या है? बिकॉज एक्स रेज आर न्यूट्रल। तो बी स्टेटमेंट भी सही है, ए स्टेटमेंट भी सही। गामा रेज हैव द हाई पेनेट्रिंग पावर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गामा रेज का पेनेट्रिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वेवलेंथ बहुत कम होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपका जो ये गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी एबव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हाट हैपेंस व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ एन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस आर शॉर्टेंड। आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ को अगर शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा? द मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज, द मैग्निफिकेशन पावर डिक्रीज, द मैग्निफिकेशन पावर रिमेन्स सेम, मैग्निफिकेशन पावर डज नॉट डिपेंड ऑन फोकल लेंथ। सबसे पहली बात है, मैग्निफिकेशन पावर जो होता है वो होता है 1/f के बराबर। किसके बराबर? 1/f। f क्या है? फोकल लेंथ। पावर, मैग्निफिकेशन पावर क्या है? p। तो अगर फोकल लेंथ डिक्रीज करोगे तो मैग्निफिकेशन पावर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों? p = 1/f होता है। अब आप बताओ, जब माइक्रोस्कोप के फोकल लेंथ का लगा आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस को शॉर्ट कर दिए, छोटा कर दिए, यानी कि घटा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, which of the following is correct? The resistance of a wire equal to ratio of voltage across the wire and the current flowing through it। अब आपको फॉर्मूला बताना है, V इक्वल टू क्या होता है? IR। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वल टू I क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। R क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये बोला है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस वायर। तो अब R इक्वल टू यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा? V/I। अब ये जो डेफिनेशन बोल रहा है इसमें आ रहा है कि नहीं? क्या बोला? रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस वायर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू। बिल्कुल ये है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ये ध्यान रखना है, ये आप याद रखना है कि सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर, गॉस, टेस्ला या फिर ओम। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वेबर। और ये गॉस किसका होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड का होता है। मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ये किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का होता है। टेस्ला किसका होता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? टेस्ला। और ओम तो आप जानते हो, ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारा भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग हाइट ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो कितनी हाइट पे फ्लाई होता है उसको मेजर कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है? एमीटर, एल्टीमीटर, क्रोनोमीटर या फिर ऑडियोमीटर। तो ये एमीटर, तो पहले ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक करंट को करता है। ये किसको? इलेक्ट्रिक करंट को करता है, ये हमें पता है। क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर करेक्ट टाइम बताता है। करेक्ट टाइम बताता है किसमें? ऑन शिप में बताता है कौन? ये क्रोनोमीटर। ऑडियोमीटर नाम से लग रहा है, ऑडियो से रिलेटेड क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? एल्टीमीटर। एल्टीट्यूड होता है ना, ध्यान रखना, एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट होता है। तो इसी तरह एल्टीट्यूड से एल्टीमीटर आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को कौन सा सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ने इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, सब डाल्टन फाल्टन की लॉ को। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली रेडिएट करता रहता है ना। तो बाकी इसका जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है मैं बोल देता हूँ, जगह नहीं है, लिख नहीं सकता, तो आप सुन लो और आपको नोट करना है तो लिख लो। एटम्स, ये लॉ ऑफ क्या बोलते हैं उसको? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहा हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, द एटम्स कंबाइन
इन सिंपल रेशियोज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। एग्जाम्पल जैसे मान के चलो H2 प्लस O2 करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा H2O बनेगा ना। तो क्या हुआ, यानी कि दो हाइड्रोजन कंबाइन होगा किससे, एक ऑक्सीजन से, ठीक है। तब यही इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बताए, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म द एलिमेंट इन इट इज ऑलवेज इन ए फिक्स रेशियो। जैसे यहाँ पे ये बना ना, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। हमेशा क्या होगा, वाटर का किसी भी तरह से बना वो हमेशा क्या होगा 2:1 रेशियो में होगा। यही बात बोल रहा है, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। या फिर एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन ओनली रीअरेंज, ठीक है। एटम्स क्या होगा, रीअरेंज होगा। तो ये डाल्टन सेटम में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी फॉलो नहीं करता है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, ये तो नहीं है, कोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल, तो ये क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल ये सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विंड एनर्जी, ये क्या है, ये रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, ये भी क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। तो हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी क्या है, यही है कोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोलिंग ऑन द सर्फेस। तो रोलिंग ऑन द सर्फेस में जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग से नाम ही पता है, रोलिंग, ये क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा ना, ये रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन द, हाँ जो चीज़ मान लो ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये स्लाइड कर रहा है इधर, तब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पे इसके बेस में ये लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में जो ये लगता है फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग में रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रेस्ट में जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट एंड मूव टू अदर पार्ट्स इन देयर प्लेस, अदर पार्टिकल्स कम नियर द हीट सोर्स एंड एब्जॉर्ब द हीट आल्सो कॉल्ड। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ कोई हीट सोर्स है, मान के चलो यहाँ हमने कुछ जला दिया, ठीक है, ये जल रहा है, तो यहाँ का एयर गर्म हुआ, फिर ये यहाँ आया, फिर इसके पीछे से ठंडी एयर, ये कोल्ड एयर, ठीक है, यहाँ आया, फिर ये गर्म होकर के ये हॉट एयर इधर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से कोल्ड आ रहा है, गर्म हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, ये मान के चलो एक सॉलिड, ये आपका सॉलिड रॉड है, ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर आप यहाँ पर एक एंड में मान के चलो, ये एक एंड में आपने यहाँ पे गर्म करना शुरू किया, ठीक है, तो ये जो इसके जो पार्टिकल्स वो मूव नहीं करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे हीट को, यहाँ से हीट इसमें अगले वाले में, फिर अगले वाले से अगले वाले, अगले वाले से अगले वाले, तो फिर ये फाइनली ये आपका लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये हीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंडक्शन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है, बल्कि कन्वेक्शन में होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। और विदाउट एनी मीडियम जो हीट ट्रांसफर होता है, जैसे कि सन रेज, जो हमारा यहाँ पे सन है और बीच में बिल्कुल वैक्यूम है, ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ में जो रेडिएशन आता है ये क्या होता है, ये रेडिएशन से होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आंसर, कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली। सबसे पहली बात है आपको पता होना चाहिए, लगभग जो 3900 एंगस्ट्रम से हमारा लगभग ये क्या बोलते हैं 7900 एंगस्ट्रम, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये होता है टोटल विजिबल रेंज का, किसका, विजिबल रेंज का। अब आप बताओ, अब ये बोला है रेड लाइट का, तो अब बताओ रेड लाइट का क्या होगा। आप विबग्योर पढ़े हो, विब GYOR, ठीक है। विबग्योर में रेड का जो होता है वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा जो होता है वो मैक्सिमम होता है, रेड का लेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम। तो जो भी आंसर होगा वो किसकी तरफ होगा, 79 की तरफ होगा, मतलब 7900 एंगस्ट्रॉम की तरफ होगा लगभग। तो आंसर उसमें से देख लो, एक ही आंसर है वो क्या है, 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सा चीज़ पाया जाता है। तो आपको ये बताना है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। देखो ऑक्सीजन जो होता है ना, अब आप ये लिख लो कहीं पर, ये लगभग 65% होता है, ठीक है। कार्बन हमारे बॉडी में लगभग 18% है, और हाइड्रोजन लगभग 10% है, ठीक है। नाइट्रोजन लगभग 3% है। अब आप बताओ सबसे ज़्यादा क्या है,
ऑक्सीजन, ठीक है, बॉडी में। कंफ्यूज मत करना कार्बन से, कार्बन सिर्फ हमारे बॉडी में 18% ही है। द मेन कॉज ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड अमोनियम, बाइकार्बोनेट सॉरी सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। CaHCO3 एम क्या बोलते हैं ये CaHCO3, ठीक है, MgHCO3 यही होता है, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस होता है। क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से क्या होता है? ये होता है आपका, या फिर सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इससे क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस होता है। टेम्पोररी हार्डनेस किसके से होता है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें बोला है कि हाइड्रोजन कैन बी फिजिकली स्टोर्ड एज ए गैस और लिक्विड, ठीक है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर हाइड्रोजन इन ए लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब आपको हाइड्रोजन कैन बी स्टोर्ड फिजिकली एज ए स्टोर्ड गैस और लिक्विड, बिल्कुल। और क्रायोजेनिक में क्या होता है? क्रायोजेनिक मतलब मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, मिनिमम यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस वगैरह में जाकर के आप स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो यही क्रायोजेनिक जो लिक्विड है हाइड्रोजन वगैरह, इसका यूज़ होता है किसमें? आपका जो स्पेस वगैरह में भेजते हैं, जो रॉकेट्स वगैरह यूज होते हैं, इसमें क्रायोजेनिक क्या बोलते हैं इंजन्स होते हैं, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन वगैरह वेरी लेस टेम्परेचर, मतलब -170 डिग्री सेल्सियस वगैरह में ये लिक्विड फॉर्म में फ्यूल स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि कार्नोटाइट एंड पिच ब्लेंड आर दी ओर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्नोटाइट और पिच ब्लेंड जो है वो किसका ओर है? तो ये है किसका? यूरेनियम का। किसका है? ये यूरेनियम का, ठीक है। और ये एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट, कोरंडम, ये क्या होता है? कोरंडम। और क्रायोलाइट, और तीसरा क्या है? फ्लेडेस्पर, ठीक है। ये सारा किसका होता है? ये एल्युमिनियम का होता है। यूरेनियम का आपको पता चल गया क्या है? कार्नोटाइट एंड पिच ब्लेंड, ठीक है। और गोल्ड का क्या होता है? कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। गोल्ड का क्या होता है? कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। कॉपर का क्यूप्राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय कीपिंग इट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बिल्कुल, टेम्परेचर लो कर दो और प्रेशर हाई कर दो। प्रेशर हाई कर दोगे तो क्या मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे। टेम्परेचर लो कर दोगे तो इसमें रेंडमनेस कम हो जाएगी, ठीक है। इसका 1 हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एयर हैज़ ओनली स्पेसिफिक हीट, वेयर एज 100 डिग्री टेम्परेचर पे स्टीम जो है जिसके बाद स्पेसिफिक हीट भी होता है, लेटेंट हीट। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक टेम्परेचर तक जो वाटर है वो पहले स्पेसिफिक हीट के तहत वो गर्म होता है, ठीक है। फिर जब वो वेपर बनने लगता है तो पहले हीट को एब्जॉर्ब करता है एक समय तक, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तक जब तक नहीं पहुंचता है वो, तब तक वो वेपर नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन एयर के पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एयर डायरेक्ट हीट होता है, उसमें स्पेसिफिक हीट होता है, लेटेंट हीट की कोई बात नहीं होती। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। बिल्कुल सही है, ठीक है। प्योर फॉर्म कार्बन का क्या है? ग्रेफाइट है। सिंथेटिक डायमंड्स आर मेड बाय हाई हीट एंड हाई प्रेशर। हाई हीट और हाई प्रेशर पे क्या होता है? सिंथेटिक डायमंड बनता है। ये भी बात सही है। अब ये ग्रेफाइट को प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जो ये डायमंड, सिंथेटिक डायमंड जो बनाते हैं ना, इसमें सीड जो यूज होता है, वो किसका होता है? वो ग्रेफाइट का ही होता है, ठीक है। ग्रेफाइट सीड्स, ठीक है, यूज करते हैं किसमें? सिंथेटिक डायमंड बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जब आर्टिफिशियल डायमंड सिंथेटिकली बनाते हैं उसमें सीड के रूप में क्या यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। इसलिए ग्रेफाइट क्या है? क्यों इसलिए यूज़ करते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। अगला क्वेश्चन है, द काउज ऑफ सॉर टेस्ट इन कर्ड इज। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? ये लेमन्स वगैरह में होता है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं उसको? टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड किस में होता है? ये ग्रेप्स वगैरह में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फायर फाइटिंग। किसके लिए? फायर फाइटिंग क्लोथिंग, आर्मर ऑफ डिफेंस व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट। टेटिलीन या फिर नायलॉन, केवलार या फिर हीट। ये आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है केवलार। किसका यूज करते हैं हम लोग? केवलार का यूज करते हैं, ठीक है। जो कि क्या बोलते हैं उसको? ये बिल्कुल बुलेट प्रूफ भी होता है। बुलेट प्रूफ जितने भी व्हीकल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो किससे? ये केवलार का यूज करके ही बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स ABC इज गिवन -1.2 वोल्ट या -3 वोल्ट और +0.5 वोल्ट। ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, जितना निगेटिव
निगेटिव पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब आप बताओ, यानी कि जिसका जितना निगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है, बी का, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बी का होगा ये ऑक्सीडाइजिंग पावर। उसके बाद किसका होगा, ए का, तो उसके बाद ए का होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ए सी। तो ध्यान ये रखना है, मोर इज द निगेटिव पोटेंशियल, हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या लिखना है, मोर इज द निगेटिव पोटेंशियल हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, पावर, ये ध्यान रखना है आपको। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है आपको। ये हैबर प्रोसेस फॉर मेकिंग अमोनिया गैस, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसमें करते हैं आयरन पाउडर का। मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल घी फ्रॉम वेजिटेबल्स से आर्टिफिशियल घी जो बनाते हैं वो किसमें, निकल का यूज करते हैं। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, याद रखना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड से कौन से प्रोसेस बनता है, ये ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस से क्या बनता है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया गैस बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसमें हम लोग कौन सा ये यूज़ करते हैं, इसमें करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। और मेथड फॉर मेकिंग ईथर फ्रॉम अल्कोहल, इसमें क्या करते हैं, हॉट एल्यूमिना। तो इस क्वेश्चन में दो अलग चीज़ याद रखने की, ये सारी चीज़ तो याद रखेंगे ही, लेकिन दो अलग चीज़ याद रखने की बात क्या है कि हैबर प्रोसेस जो होता है वो किसके लिए, अमोनिया गैस के मतलब मेकिंग के लिए, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो होता है वो किसके लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के मेकिंग के लिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या यूज़ करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और हैबर प्रोसेस में यूज़ करते हैं किसमें, आयरन पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको मिलाओगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए का 2 और हमने कहा बी का 1 2 1 3 4, आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ क्या करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। और हैबर प्रोसेस किसके लिए, अमोनिया के लिए यूज़ क्या करते हैं, आयरन पाउडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा, हमने पिछले लेक्चर में बताया था फैट सोल्यूबल के लिए कौन सा होता है, कीड़ा, क्या होता है, कीड़ा। अब देख लो कहाँ पर है कीड़ा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और वाटर सोल्यूबल कौन सा है, ये फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है बी एंड सी, ठीक है। ऑक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लीफ एंड स्टेम, ठीक है। टर्मिनल और एपिकल बर्ड्स इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द प्लांट। हमने कल बताया था एक क्वेश्चन में कि ये जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, मान के चलो ये पत्ता है ना, ये पत्ता, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है। और टर्मिनल बर्ड्स कहाँ आते हैं, ये मान के चलो ये कोई डंठल है तो यहाँ पे आते हैं एंड में, जिससे कि इसका ग्रोथ भी होता है, लेंथ बढ़ता है प्लांट का। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल डज द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस जो है मतलब कि किस पार्ट, क्लोरोफिल के किस पार्ट में होता है, ग्रेना, स्ट्रोमा, या फिर स्ट्रोमा, लैमेला, या नन ऑफ दिस। ये किसमें होता है, ग्रेना में होता है, ध्यान रखना, ये किसमें होता है, ग्रेना में होता है। क्लोरोफिल इन द क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, ग्रेना में होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इशिहारा टेस्ट इज डन टू टेस्ट हेमियोफीलिया, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि क्यूनिन इज ए कॉमन मेडिसिन फॉर मलेरिया। सी ऑप्शन है, क्यूनिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ द स्टेम ऑफ द चिंकोना ट्री, या मोर देन वन ऑफ द। देखो क्यूनिन जो है ये मेडिसिन है मलेरिया के लिए, सही है। और क्यूनिन जो है ये मतलब इसका जो ये कहाँ से मिलता है, ये चिंकोना ट्री से मिलता है। क्यों, जब कोरोना आया था तो इसी मलेरिया का ही शुरुआत में जब वैक्सीन नहीं आया था, यही मलेरिया की जो मेडिसिन थी वही दी जा रही थी। क्यों, क्योंकि इससे लोग ठीक हो रहे थे। और यही कारण था कि हम इंडिया पे दबाव बनाया था कौन उस समय, डोनाल्ड ट्रंप, कि आप हमें हाइड्रोक्लोरोक्विनीन भेजो, ठीक है। इंडिया उस समय अपने लिए यूज़ कर रहा था और इन्होंने सप्लाई को रोक दिया था, मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो जो यूएस है इंडिया को थ्रेट भी करा था उस समय, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरोक्विनीन ये किसके लिए, मलेरिया के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इशिहारा जो टेस्ट है ये गलत है, ठीक है। ये जो होता है ये कलर ब्लाइंडनेस के, हेमियोफीलिया के नहीं, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट है ये, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, और वो दोनों कौन सा, बी और सी स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है,
फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट जिंजर इज ऑब्टेन, जिंजर जो है वो प्लांट के किस पार्ट से मतलब कि ऑब्टेन होता है, ड्राई रूट, ड्राई बेस, स्पिंडल शेप्ड या फिर राइजोम, ये किससे होता है, राइजोम से, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये राइजोम से और भी होता है, वो कौन है, टर्मेरिक भी होता है, याद रखना टर्मेरिक, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना कि अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं उसका अलग अलग नाम होता है, और वो अलग अलग पार्ट जो होता है अलग अलग तरह के, मतलब कि जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं उसको अलग अलग नाम से, जैसे टर्मेरिक और जो हमने पढ़ा टर्मेरिक और जिंजर जो होता है उसको जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। उसी तरह से अब आपका ध्यान रखना है, पोटैटो जो होता है, पोटैटो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबर, ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबर, ठीक है। और उसके बाद ऑनियन जो होता है, ये ऑनियन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शलखंदा, शलखंदा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और टर्निप या बीटरूट, बीटरूट, बीटरूट या टर्निप जो है, या टर्निप, टर्निप, इसको जो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसके पार्ट को बोलते हैं एक्वा, ये बोलते हैं एक्वारियस, एक एक्वारियस, एक्वारियस फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखना, मेनली याद रखना, पोटैटो जो होता है वो ट्यूबर पार्ट होता है, ठीक है, ऑनियन सलखंदा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हेन द वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू द बॉडी द मेन फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या है जब कोई वैक्सीन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस ब्लड या प्रोड्यूस, ये एंटीबॉडी, ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये बी लिम्फोसाइट जो है वो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को, ठीक है। इन्फेक्शन को मारने का काम है, ये एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ये टी लिम्फोसाइट का है, क्या है, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये किसका काम है, ये टी लिम्फोसाइट्स का काम है, ठीक। तो जिसका काम है एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस वगैरह, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट है, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। और डब्ल्यूबीसी ओवरऑल हमारे बॉडी में जो फाइट करता है, जितने सारे क्या बोलते हैं उसको, डिजीज वगैरह से फाइट कौन करता है, ये डब्ल्यूबीसी ही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, मलेरिया जब होता है तो कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, ये होता है स्प्लीन एंड आरबीसी, कौन सा, स्प्लीन एंड आरबीसी। और ये जो इंटेस्टाइन कब इफेक्ट होता है, जब डायरिया होता है, ठीक है, डायरिया होता है तो हमारे क्या होता है, इंटेस्टाइन। और ब्रेन कब होता है, जब स्लीपिंग सिकनेस आता है, स्लीपिंग सिकनेस। और बोन मेरो कब होता है, जब कालाजार होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जब कालाजार होगा बोन मेरो, डायरिया होगा तो इंटेस्टाइन, और स्प्लीन और आरबीसी कब होगा, जब मलेरिया होता है, ठीक है। और ब्रेन कब होता है, जब स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, बोन मेरो कालाजार, याद रखना। उसके बाद वन जीन वन इंजाइम कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय, किन के द्वारा, ये बिल्कुल रखने वाला है, ये है बीडल एंड तातू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लीगो, ठीक है, लीगो से रिलेटेड कौन सा है। अगर आप तुक्का मारते हैं इसमें तो क्या दिमाग लगाना, देखो, इन डिटेक्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा इन डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स, इन डिटेक्टिंग विजिबल रेडिएशंस। तो सबसे पहले तुक्का भी मारो तो स्मार्टली मारो, देखो जी है ना यहाँ पे, तो अब आप देखो कि क्या कोई जी है या कोई चीज मिल रहा है, इन डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ ई होना चाहिए था, अगर ई होता है, या फिर आर से रेडिएशन कहीं दिख रहा नहीं है। डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव, डिटेक्टिंग विजिबल रेडिएशन, कहीं वी का पार्ट वी आता है उसमें, ठीक है, या रेडिएशन का आर आता है कहीं। डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स, तो एक ही ऑप्शन में है जिसमें यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे, तो तुक्का स्मार्टली मारते तो यही मारते, ठीक है। बाकी इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा, इसका फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर, ठीक है, लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटोरी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटोरी। अगला क्वेश्चन है, which what is the function of heavy water in the nuclear reactor, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का काम क्या है। हैवी वाटर एक्चुअली यूज करते हैं हम लोग मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। अब आप बताओ मॉडरेटर का काम क्या है, स्पीड को रिड्यूस करना है, किसका, न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से हैं, इनैक्ट, अडॉप्ट एंड गिव, ठीक है। अब आपको इसको, अब आप देखो लास्ट लाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय, क्या है, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव, क्या है, अडॉप्ट है पहले, उसके बाद इनैक्ट है, फिर गिव है, ठीक है।
तो सीक्वेंस क्या होगा, एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव। तो क्या होगा, 2 1 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेवीपी कमेटी। सबसे पहली बात है, जेवीपी कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। जेवीपी का फुल फॉर्म क्या था, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पत्ता भाई सीतारमैया। क्या है, पी से पत्ता भाई सीता। जेवीपी कमेटी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था जो हमारा ये बताना था उसको, टू रिव्यू द जस्टिफिकेशन ऑफ द डिमांड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो यही देखना, ये क्या था, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस डिमांड को कि भाई कोई भी स्टेट्स का जो फॉर्मेशन हो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही था जेवीपी कमेटी। ठीक है, अब आपको ये मिलाना है कि कौन सा आर्टिकल किससे है, तो बिल्कुल प्योर याद करने वाली बात है। आर्टिकल 19(1) किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 19(1) है हमारा फ्रीडम, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(b) किससे रिलेटेड है, 19(1)(b) रिलेटेड है आपका फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है, आर्टिकल 19(1)(c) कहता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, और आर्टिकल 19(1)(d) क्या कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द इंडियन, एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आप इससे मिला लोगे तो ए का 3, बी का 4, तो ये ए का भी 3 का 4, बी का 4, और उसके बाद क्या है, सी का 1 और डी का 2, तो आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो 19(1)(a) सबसे पहला काम क्या, आपको फ्रीडम होना चाहिए ना। दूसरा कि 19(1)(b) में क्या है, फ्रीडम। अब जब आपको फ्रीडम मिल गया तो क्या, उसके बाद आप असेंबल हो सकें। ठीक है, तीसरा 19(1)(c) में क्या कहता है, अब जब असेंबल हो गए तो आप एसोसिएशन बना सकें। ठीक है, जब आप एसोसिएशन बना लिए तो आप निकलेंगे पूरे भारत के किसी भी जगह पे कुछ करने के लिए। तो इस तरह से सीक्वेंस में याद रखना, पहला काम क्या है कि आपको फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच की। जब आपको फ्रीडम मिल गई तो फिर आप के पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि आप पीसफुली असेंबल हो सको। ठीक है, जब आप पीसफुली असेंबल हो गए तो अब आपका काम क्या है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ या एसोसिएशन बना लो, फिर एसोसिएशन बना करके घूमते फिरते रहो। ठीक है, बस ऐसे ही याद करने का तरीका। अब अगला क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच विल बी पेड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक हु सेड दिस एबव स्टेटमेंट। किसने कहा था ये स्टेटमेंट, तो बिल्कुल प्योर याद करना है, ये किसने कहा था, के.टी. शाह ने। ठीक है, जो कि एक मेंबर थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये एक मेंबर थे। ठीक है, उन्होंने ही कहा था ये। अगला, द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अंडर द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हम लोग का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाला जो ये पोस्ट है, ये कहाँ से लिया गया है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, ये जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है ये किस में है, ये आर्टिकल, ध्यान रखना, आर्टिकल 63 में है। ठीक है, पार्ट 5, आर्टिकल 63 पार्ट 5। आर्टिकल 64 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा में चेयरमैन बने होते हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो, तो वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 64 के तहत। और आर्टिकल 63 जो पार्ट 4 है वो क्या कहता है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है आपका, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन द यूज ऑफ आर्टिकल 356 शुड बी मिनिमम। 356 जो है ये क्या है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है ना। ठीक है, तो ये सरकारी कमीशन का क्या कहना था कि भाई इसका यूज सबसे मतलब कम से कम हो, ये बात सही है। द पॉलिटिकल पार्टीज विच फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर मिसयूज दिस, सही बात है, उनका ये भी मानना था कि ये इसका मिसयूज हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब सबसे पहली बात है, सरकारी कमीशन मतलब क्यों ये किया गया था, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्टडी करने के लिए। और इन्होंने ही कहा था कि भाई इसका यूज़ जो आर्टिकल 356 का वो मिनिमम होना चाहिए, और इनका मानना था कि आर्टिकल 356 का यूज़ गलत तरीके से हुआ है। ठीक है, बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो अभी सरकारी कमीशन जो है ये आई कब थी, ये आई थी 1983 में। कब, 1983 में। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11 आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में बिल्कुल सही है, 73rd में एक पार्ट 9 ऐड किया, सॉरी पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11 वेयर एडेड। ठीक है, और दूसरा है, द ईच पंचायत एरिया इज डिवाइडेड इनटू मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 25 वार्ड्स, नहीं मिनिमम 10, ठीक है, और मैक्सिमम 20 वार्ड्स। ठीक है, तो 10 और 20 था, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, विच मॉडल वॉज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमेटी फॉर पंचायती राज। पंचायती राज के लिए अशोक मेहता कमेटी ने मतलब कौन सा टायर बोला था, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर या 4 टायर, तो इसने रिकमेंड करा था कौन सा, 2 टायर का। ठीक है, और ये अशोक मेहता कमेटी जो है ना, ये कब आई थी, ये आई थी 1977 में। कब, इसको मोरारजी देसाई थे ना, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने
ठीक है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के समय 1977 में आई थी अशोक मेहता कमेटी, जिसने क्या रिकमेंड कहा था, भाई 2 टायर गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और ये 2 टायर में इन्होंने क्या कहा था, एक इनका मानना था एक जिला परिषद होनी चाहिए। कौन सा? पहला टायर ये जिला परिषद, और दूसरा जो था, दूसरा टायर में इनका बना था एक मंडल पंचायत होना चाहिए। कौन सा? मंडल पंचायत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट पास्ड इन विच ईयर, किस ईयर में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट पास हुआ? ठीक है, ये बताना है। तो ये 1988, 1990, 1992 या फिर 1994। ये हुआ था 1992 में। कौन सा? माइनॉरिटीज एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन पास्ड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू वुमेन ऑन 1/3 ऑफ द सीट इन लोकसभा में 1/3 एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3। ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? इसी एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत क्या किया, 1/3 यानी कि 33% रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दी गई है, राज्यसभा में नहीं दिया गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं दिया गया, ध्यान रखना है। और ये अमेंडमेंट कौन सा है? 106 वाला अमेंडमेंट। ठीक है, 101 अमेंडमेंट में क्या था? 101 में जीएसटी था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 102 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, जो कि आर्टिकल 338 बी लाया गया था। कब? 102वें अमेंडमेंट से। कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल 338 बी लाया गया था, जिसके तहत इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 102 से। ठीक है, 103 में क्या था? 103 में ये जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन है ना, ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये आया है। ठीक है, इतना, ये 10% रिजर्वेशन। 104 में क्या है? 104 में आपका है SC एंड ST रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 104 से SC और ST के रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? 2030 तक। ठीक है, और इसी 104 से एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो अब आप थोड़ा सा ये कर लो, 101 से क्या हुआ? जीएसटी। 102 में क्या कर दिया गया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, पहले स्टेच्यूटरी स्टेटस था, और आर्टिकल 338 बी लाया गया। उसके बाद 103 जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% जो रिजर्वेशन मिलता है जनरल कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस में जो बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो वो है 104 से SC और ST के रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक? 2030 तक। और एंग्लो इंडियन वाला जो रिजर्वेशन था उसको खत्म भी कर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, ये सारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, याद रखना। RCM कंपनी थी ना, JBG। ठीक है, राइस, कॉटन, मेज, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट। ठीक है, इतना तो याद हो जाएगा। तो RCM JBG, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बोल रहा है रवि क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। ठीक है, ये विंटर में क्या जाता है और जब स्प्रिंग आता है तो उस समय हम लोग काट लेते हैं। बिटर गार्ड एंड मूंग दाल आर क्रॉप्स कम अंडर जायद क्रॉप्स। तो ये भी सही है, बिटर गार्ड और मूंग दाल ये सब किस में आता है? जायद क्रॉप्स में आता है। ठीक है, तो अब ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 प्रोवाइडेड कंकरेंट पावर टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू लीवी GST। बिल्कुल जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। 2016 में 101 अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत ये बोला गया कि भाई सेंट्रल और स्टेट दोनों को पावर है, कंकरेंट पावर है कि वो GST में क्या बोलते हैं, लॉ बना सकती है। ठीक है, और दूसरा है स्टेटमेंट रबी कौन सा है? GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन जुलाई 1, 2016 विथ एन एम टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। ये वो यहाँ तक तो सही है, वन नेशन वाले 2016 नहीं, ये 2017 में। ठीक है, ठीक है, इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2017 में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज GDP डिफ्लेटर मीन? GDP डिफ्लेटर क्या? डिफरेंस बिटवीन GDP एंड करंट प्राइसेस, रेशियो ऑफ GDP एट करंट प्राइस एंड GDP एट कांस्टेंट प्राइस, और रेशियो ऑफ GDP एट कांस्टेंट प्राइस या फिर GDP एट करंट प्राइस। डिफरेंस नहीं होता बल्कि ये रेशियो होता है, तो डिफरेंस वाला तो हटा दो। तो अब रेशियो किसका होता है? GDP एट करंट प्राइस
टू दैट ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर अगर इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू अगर 1 होगा तो इसका मतलब हुआ नो चेंज इन दी, क्या बोलते हैं उसको, प्राइस लेवल, नो चेंज इन दी प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल में ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू, जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जनरल प्राइस लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो जीडीपी 1 का मतलब नो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, और जीडीपी ग्रेटर देन 1 अगर आएगा रेशियो तो क्या हो जाएगा, मतलब प्राइस जो है वो बढ़ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सही बात है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन लेवल ऑफ गुड्स एंड प्राइस, ये सही बात है। दूसरा है कि इन डिसइन्फ्लेशन द इन्फ्लेशन रेट फॉल्स एंड इट बिकम्स निगेटिव। डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रेट फॉल, गिरता तो है लेकिन वो कभी निगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव ही रहता है, रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, रिमेन्स पॉजिटिव, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, इन स्टैगफ्लेशन देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई एंड प्राइस ऑफ गुड्स आर इनक्रीज। स्टैगफ्लेशन जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। क्या है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, यानी स्टैग्नेशन है, इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो ये आंसर क्या होगा, ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेशन इज द फिनोमेना ऑफ प्राइस राइजिंग अगेन इन द इकोनॉमी आफ्टर डिफ्लेशन, मतलब घट गया फिर बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इसको रिफ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, ये वाली बात। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 2 गलत होगा, बाकी सब सही होगा, तो क्या होगा 1, 3 एंड 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये घटता है लेकिन निगेटिव कभी नहीं होता है। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रेट तो घटता तो जरूर है लेकिन निगेटिव कभी नहीं होता है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन में स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन याद रखना, वो हो जाएगा। स्टैग्नेशन मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सारा तो बढ़ता ही है। रिफ्लेशन का मतलब री मतलब दोबारा, तो इसका मतलब पहले डिफ्लेशन हुआ फिर इन्फ्लेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन। अगला क्वेश्चन है चूज दी ऑड वन, इसमें से ऑड कौन सा है। देखो, प्रोफेशनल टैक्स जो है ना, ये इंडिविजुअल को दिया जाता है, इंडिविजुअल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल। प्रॉपर्टी टैक्स इंडिविजुअल आपका होगा, आपको देना होगा। इनकम टैक्स आप कितना कमा रहे हैं आपको ही देना होगा, तो ये सारा क्या है, इंडिविजुअल टैक्स। एंट्री टैक्स ये इंडिविजुअल टैक्स नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द अमाउंट बाय व्हिच द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इट्स डेब्ट एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू इज कॉल्ड रेवेन्यू डिफिसिट। ये क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट्स। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, इसमें से जब आप बोरोइंग्स को हटा देते हो। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह को भी इसमें से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी डिफिसिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो कैश फ्रॉम रिजर्व बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड। ये सही बात है, ये रेपो रेट में ही लिया जाता है, मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर पैसे उधार देती है किसको, बैंक्स को वो रेट क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, और जिस रेट पर आरबीआई बैंक से लेती है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो। ठीक है, आरआर, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेटमेंट है द परसेंटेज पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन ए कॉमर्शियल बैंक विच हैज टू बी कंपल्सरी डिपॉजिटेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। सही बात है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप जो बैंक है वो एक खास अमाउंट ऑफ मनी, जो कैश मनी है वो मतलब डिपॉजिट करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर किसको बोलते हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। एक खास परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है, चाहे वो कैश हो, मतलब गोल्ड हो या फिर कोई और चीज़ हो, जिसको वो रखता है, वो ये बैंक अपने पास रखता है। एसएलआर को बैंक अपने पास रखता है, किसके पास, अपने पास रखता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, और ये कैश नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, हाँ, कोई बॉन्ड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एसएलआर में ध्यान रखना टैक्स मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एसएलआर में इंटरेस्ट टैक्स नहीं, सॉरी, एसएलआर में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बैंक्स को याद रखना है, एसएलआर में इंटरेस्ट मिलता है, सीआरआर में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट। ठीक है, सीआरआर जो रखता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो अब ये आपको दोनों स्टेटमेंट सही था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट ये है, आपको मिलाना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, 5 ईयर प्लान है और उसमें कौन मॉडल या मैन्युफैक्चरर थे। तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कौन था, ये था हैरोल्ड डोमार मॉडल। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान क्या है, नेहरू महाबलोनिस। ठीक है, और फोर्थ
5 ईयर प्लान वो ये क्या है, गडगिल मॉडल पे बेस्ड है। 5th 5 ईयर प्लान क्या है, डीपी धार मॉडल, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, फोर्थ और 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो इसमें जो मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे, ये महाबलोनिस थे, ठीक है। उसी तरह फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो चीफ आर्किटेक्ट थे उसका नाम याद रखना, वो KN राज। चीफ आर्किटेक्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान के कौन थे, KN राज, ठीक। तो इसके अनुसार आप मिलाएंगे कौन सा, ए का 4 और बी का 1, तो ये 4 1 किस में है, ये बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑन द ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑसबॉर्न स्मिथ, ये भी सही है। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CD देशमुख, ये भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल 3, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंडियन जो गवर्नर था वो कौन था, CD देशमुख। बाकी जो फर्स्ट मतलब ओवरऑल फर्स्ट कौन था, ऑसबॉर्न स्मिथ। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवा रमन कमेटी। NABARD जो है वो किसके कमीशन रिकमेंडेशन पे बना था, सीवा रमन कमेटी। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा जो है स्टेटमेंट वो क्या है, NABARD वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान। NABARD जो है वो 6th 5 ईयर प्लान में बना था, ये भी सही है, ठीक है। ये छठा 5 ईयर प्लान जो है हमारा भारत का, वो कब आया था, ये था 1980 से 85, ठीक है। और NABARD जो बना है वो कब बना है, जुलाई 1982 में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि NABARD का स्थापना कब हुआ था, जुलाई 1982 में। 6th 5 ईयर प्लान कब था, 1980 से 85 में। अरेंज द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ के बीच में आपको तो इसका याद रखना, काला जाकिर पीर, ठीक है। ये जो पीर होता है ना इसमें मुस्लिम्स में, ठीक है, ये से याद रखना, एक जाकिर नाम का है पीर जो कि काला है, ठीक है। क्या है, काला है, तो क्या रखोगे, काला जाकिर पीर। का से क्या है, काराकोरम, ये नॉर्थ से साउथ के लिए, ठीक है, नॉर्थ से साउथ के लिए, ठीक है, ऐसे ये ध्यान रखना, काला जाकिर पीर। अब देखो, का से क्या होगा, काराकोरम, तो पहला 1। फिर ला से क्या होगा, लद्दाख, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, होगा ना, यहाँ 3 पे है ना। उसके बाद जाकिर में जा से क्या होगा, जास्कर, तो क्या हो जाएगा 2। और पीर पंजाब में पीर क्या हो जाएगा, पीर किस में, 4 में, तो क्या होगा 1 3 2 4। आंसर क्या हो जाएगा 1 3 2 4, ये, ठीक है। ये क्या बोला, ये साउथ टू नॉर्थ बोला है, ठीक है। हमने ये ट्रिक बताया किसके लिए, नॉर्थ से साउथ के लिए, नॉर्थ से साउथ के लिए, ठीक है। तो अब आप जब नॉर्थ से साउथ सेट करोगे ऐसा, तो आंसर, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये क्या होगा 4 2 3 1, तो क्या होगा 4 2 3 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, काला जाकिर पीर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्री मानसून सीजन इज इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। प्री मानसून सीजन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लोकल कन्वेक्टिव स्टॉर्म्स लाइक काल बैसाखी। हाँ, ये बंगाल वगैरह में, बंगाल वाले एरिया में, ठीक है, ये काल बैसाखी वगैरह होता है, ठीक है। मैंगो शॉर्ट्स अकर ड्यूरिंग दिस सीजन, ये कहाँ, केरला में, ठीक है, मैंगो शॉर्ट्स, ठीक है। और ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून केरला मार्क्स द एंड ऑफ दिस सीजन, जैसे ही मानसून आता है, ये प्री मानसून सीजन क्या होता है, खत्म हो जाता है, ये भी बात सही है। और कब होता है, केरला में जब पहली बार मानसून इंडिया में कहाँ आता है, केरला में आता है। और इट इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से एसोसिएटेड नहीं है, ये रिलेटेड है साउथ, ये रिलेटेड से साउथ वेस्टर्ली, ठीक है, वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, और हॉट वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, इससे रिलेटेड है। ये नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है, ये आपका विंटर के लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड का विंटर विंड से, विंटर विंड्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा, बाकी चौथा गलत होगा। और हमें क्या बोलना था, नॉट करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए डी होगा, ठीक है, ये डी आंसर होगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, हमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, शयोक, हुंजा, नुब्रा या मोरधन, ये तीनों ही है, ठीक है, याद रखना, ये तीनों ही इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आपके कश्मीर वगैरह एरिया है ना नॉर्थ में, इसमें बहती है ये सारी। अब आपको मिलाना है सॉइल और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ब्लैक सॉइल जो है ना, ये कॉटन ग्रोइंग है ना, तो सबसे पहला तो इसको मिला लो, ठीक है। अब बी का वन जैसे ही होगा, ये और ये गया।
अब आपको क्या पता है, लेटराइट सॉइल क्या होता है, बहुत मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है लीचिंग की वजह से, ठीक है। रिच इन आयरन पुअर इन ह्यूमस, तो जब लीचिंग होगा तो उसमें क्या होगा, आयरन की तो मात्रा होगी लेकिन ये ह्यूमस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके हैं ए का 2, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखो अगर यहाँ मिला लोगे, हमारा ये दोनों कट चुका था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। देखो रेड सॉइल क्या है, प्रेजेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये भी आप बहुत आसानी से मिला सकते हैं, आयरन ऑक्साइड की वजह से ही सॉइल जो होता है ना वो रेड होता है। और तीसरी चीज अलूवियल सॉइल क्या होता है, रिच इन पोटाश पुअर इन फॉस्फोरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मैग्नीज माइनिंग इन इंडिया कंसीडर द ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। नहीं, उड़ीसा नहीं, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। और दूसरा है कि मैग्नीज इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फेरस एलॉयज, ये सही है। बालघाट माइंस इन मध्य प्रदेश इज नॉन फॉर द मैग्नीज प्रोडक्शन, सही है, सबसे ज़्यादा यहीं से प्रोड्यूस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब करेक्ट, तो 2 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असर्सन रीजन है आपको, कैनाल इरिगेशन इज लेस कॉमन इन पेनिनसुलर इंडिया, द रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया आर मोस्टली सीजनल एंड हैव हार्ड बेडरॉक। बिल्कुल सही है, पेनिनसुलर इंडिया में हम लोग का पेरिनियल रिवर्स बहुत कम है, वो क्या है, सीजनल रिवर्स है, यानी कि बारिश होती है तब ये रिवर्स फ्लो करने लगते हैं अपने चरम सीमा पर, और उसके अलावा ये सूखे ही रहते हैं, ठीक है। कैनाल इरिगेशन लेस कॉमन इन पेनिनसुलर, क्यों, क्योंकि भैया जो यहाँ पे पेनिनसुलर एरिया है इसमें हार्ड रॉक्स है ना, ये पठार पे है ना, ये रॉक्स हैं, ठीक है। और इसमें जो कैनल का जो कंस्ट्रक्शन करना ये बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ लो, रॉक्स को मतलब काट के कैनल बनाना ये कितना डिफिकल्ट है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पे कम है। और ये भी बात सही है कि पेनिनसुलर इंडिया में जो मोस्टली है सीजनल एंड हैव हार्ड बेडरॉक्स, इसी हार्ड बेडरॉक्स की वजह से ही ये कैनल्स बनाना इतना आसान नहीं है वहाँ पे, इसलिए कैनल इरीगेशन लेस कॉमन है इसमें आपके पेनिनसुलर इंडिया में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स सिमिलर टू साउंड वेव, साउंड वेव्स की तरह मतलब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, साउंड वेव्स किस तरह से चलता है, यानी कि ये जो है ये एयर है अगर है, इसको ये कंप्रेस करता है, फिर अगला लेयर को कंप्रेस करता है, फिर अगला लेयर को कंप्रेस करता है, फिर आपका यहाँ पे अगर कान है तो फिर आपको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ये बोल रहा है साउंड वेव की तरह कौन सा है, एस वेव, पी वेव्स, सरफेस वेव्स, या फिर नन ऑफ दी, ये है पी वेव्स। पी वेव्स क्या है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की तरह से चलता है, ठीक है। और पी वेव्स ये जो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ही चलेगा। एस वेव सिर्फ सॉलिड से ही मूव करता है, ये किससे, एस वेव सिर्फ सॉलिड से ही मूव करता है, ठीक है। और पी वेव्स जो है ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से मूव करता है, इसलिए फास्टेस्ट वेव भी है, ये क्या है, फास्टेस्ट वेव भी है, ठीक है। और ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये मतलब इस तरह चलेगा तो इसी के पैरेलल ये चलता है, ठीक है। तो फास्टेस्ट वेव पी वेव, सबसे पहले सरफेस पे कौन पहुंचता है, ये पी वेव भी पहुंचता है। एस वेव हमेशा सॉलिड से ही पास करेगा, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड से, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ये लेट से पहुंचता है, ठीक है। और मूव ये करता, ये मूव किससे करता है, ये सॉलिड से ही मूव करता है ओनली, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये पी वेव्स की तरह, ये साउंड वेव पी वेव्स की तरह, पी वेव जो होता है वो साइन वेव्स की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, संथाल नागालैंड, बोंड उड़ीसा, या फिर गद्दी केरला, या खासी मिजोरम। तो सबसे पहली बात है भैया, संथाल तो नागालैंड में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ये झारखंड है, हमारा बिहार है, और आपको वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। बोंडा उड़ीसा भी रहने थे। गद्दी जो है ये केरला में नहीं है भैया, ये गद्दी जो मिलता है ये हिमाचल प्रदेश में, ये गद्दी टाइप का है हिमाचल प्रदेश। खासी आपको पता है ये कहाँ है, मेघालय में, ठीक है। तो बोंडा जो है ये उड़ीसा, ये सही स्टेटमेंट है, आपको करेक्टली ही बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ के ट्विन के तरह किसको माना जाता है, ये मरकरी, मार्स, वेनस, या फिर सैटर्न। ये किसको ना, ये वेनस को होता है, ठीक है। वेनस जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, याद रखना, मरकरी नहीं है, मरकरी नहीं है, जो कि सूर्य के सबसे करीब है मरकरी, फिर वेनस है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट कौन है, वेनस है। वेनस को ही मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको सराउंड करता है एक थिक क्लाउड, इसलिए इसको वेल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, VEILED, वेल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस प्लेनेट के चारों साइड में, ये प्लेनेट अगर ना, इसके चारों साइड में एक डार्क मतलब थिक क्लाउड है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेल्ड प्लेनेट भी बोलते हैं। और एक बात ये याद रखना, ये यूरेनस और वेनस, ये ना यूवी, यही दो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बाकी सारे प्लेनेट क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये सिर्फ प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यू एंड भी, ठीक है, ये ध्यान है। अगला क्वेश्चन है, द बाउंड्री
सेपरेटिंग द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड। अर्थ क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करने वाली बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, मोहर डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसका याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, वो याद कैसे रखोगे? सीएम राजगोपाल, सीएम राजगोपाल, ठीक है, याद रखना सीएम राजगोपाल। अब देखो सी से क्या होगा? सी किससे होगा? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, एम से मोहर डिसकंटिन्यूटी, एल से क्या चलेगा? राजगोपाल, अच्छा सॉरी राजगोपाल, ये है ना, ये सीएम राजगोपाल में लास्ट में क्या है? ये लास्ट में आपको ध्यान रखना ये एल है, ठीक है, सीएम राजगोपाल, ठीक। अब सी से कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, एम से मोहर डिसकंटिन्यूटी, आर से अभी याद रहने देते हैं, जी से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एल से लेह, ये आर से क्या है? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, क्या है? रेपिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, आर से रेपिटी। अब देखो सीएम राजगोपाल में, अब सी से कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो होगा वो किसके किसके बीच में होगा? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। क्या होगा? ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल में, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, ये लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल में, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, ठीक है, ये लोअर मेंटल एंड अपर क्या बोलते हैं उसको? कोर में, ठीक है, आउटर कोर में, और ये आउटर कोर और इनर कोर में, ठीक है, तो याद रख लोगे। ये क्या है? सीएम राजगोपाल में सी से कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, और एम से मोहर डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, आर से रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, ये किस में होगा? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, और जी से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये किसके किसके बीच में होगा? लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, ठीक है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, और ये जो होगा एल से लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ये क्या होगा? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो अब यहाँ पे किसके बीच में हो जाए? अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल की यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका ये मोहर डिसकंटिन्यूटी। कौन सा? मोहर डिसकंटिन्यूटी। मोहर डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्या है? लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल है ना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा है? यही वाला है मोहर डिसकंटिन्यूटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो सीएम राजगोपाल याद कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफियर। अर्थ के एटमोसफियर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? ये आपको पता है, नाइट्रोजन है। कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओशियन फ्लोर फीचर्स। मिड ओशियनिक रीज आर फॉर्म डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, बिल्कुल सही है, डाइवर्ज करता है, यानी कि ये यूं डाइवर्ट करता है दोनों प्लेट बाउंड्री, तब यहाँ से जो मैग्मा टेग्मा ऊपर आ जाता है और ये बना लेता है, मिड ओशियनिक रीज बना लेता है, ठीक है। और उसके बाद अबाइसल प्लेन्स आर एमंग द फ्लैटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ, बिल्कुल ये इसके नीचे है, क्या नाम है, जैसे ये डिसकंटिन्यूटी, ये अबाइसल प्लेन है, ठीक है, ये अबाइसल प्लेन है, ये वाला जो प्लेन एरिया होता है ये अबाइसल प्लेन बोलते हैं, ये रीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्यूयोट्स आर वॉल्केनिक सी माउंट्स विथ फ्लैट टू। यही जो फ्लैट हो जाता है ना, ये फ्रिक्शन वगैरह के, वाटर फ्रिक्शन वगैरह के, इससे ये फ्लैट हो जाता है, जब इसको क्या बोलते हैं? ग्योट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सी माउंट जो कि हाइट पे होता है विथ फ्लैट टॉप्स, सी माउंट विथ फ्लैट टॉप्स क्या बोलते हैं? ग्योट्स बोलते हैं। तो ये वही स्टेटमेंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉइस्ट डिसाइडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डिसाइडियस फॉरेस्ट के बारे में, मॉइस्ट डिसाइडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेंज ऑफ 100 से 200 सेंटीमीटर वाटरफॉल के बीच में, सही बात है। इट इज फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, ये भी सही है। स्पीसीज लाइक एनी, मोहनी, इबोगनी, ये सारा जो है ये जो है डिसाइडियस फॉरेस्ट नहीं है ये, बल्कि क्या है? ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, इवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट ओनली 3। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ओनली 3। और ये जो आपका जो मॉइस्ट डिसाइडियस होता है वो क्या होता है? टीक, साल, शीशम, महुआ, सैंडलवुड, ठीक है, ये सारा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजर्ट आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन सा डिजर्ट पाया जाता है? तो इसका ये साउथ अमेरिका मतलब ये चिले वाला पार्ट है ना, ये चिले अर्जेंटीना वगैरह, तो इसमें क्या मिलता है? अटाकामा डिजर्ट।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नॉर्थ सी, नॉर्थ सी से कौन सा बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो आप ये देखो नॉर्थ सी में कौन है, यूके है, फ्रांस है, बेल्जियम है, ठीक है, और उसके बाद आपका नहीं, ये नॉर्थ सी यहाँ है ना, ये नॉर्थ सी में क्या है, यहाँ पे नहीं है। नॉर्थ सी में क्या है, यूके है, बेल्जियम है, उसके बाद आपका डेनमार्क है, ये सारा क्या है, ये आपको फ्रांस है, ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्थ सी को बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ सी से, ठीक। तो अब आप देख लो, ये नॉर्थ सी का मैप देख लो, ठीक है, इधर नॉर्वे भी है, ठीक है, डेनमार्क है यहाँ पर, थोड़ा सा स्वीडन भी है, और यहाँ नीदरलैंड है, फिर बेल्जियम है, फ्रांस है, यूके है, स्कॉटलैंड है, ये सारा किसको, ये सारा नॉर्थ सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डोबर भी यहाँ पर है, ठीक है, इंग्लिश चैनल यहाँ देख लो, यूके के नीचे है ना, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। तो अब आप देख लो कि नॉर्थ सी को क्या होगा, नॉर्वे होगा, जर्मनी होगा, फिनलैंड, सॉरी फ्रांस भी होगा, ये फिनलैंड नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन से डायनेस्टी से था, अजातशत्रु किससे था, हरियंका डायनेस्टी से था। और आपको ये पता इसका फाउंडर ये जो है फादर इसका कौन था, इसका फादर था बिम्बसार, ठीक है, ये बिम्बसार था जो कि फाउंडर था किसका, हरियाणा डायनेस्टी का, ठीक है। इसकी कैपिटल कहाँ थी, राजगिरी है, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको राजगिरी है, ठीक है। और इन्होंने ही, ये अजातशत्रु ने ही फोर्टिफाइड किया था एक सिटी का जिसका नाम क्या था, पटालीग्राम, क्या था, पटालीग्राम, जो कि बाद में क्या कहलाया, यही कहलाया पाटलिपुत्रा, ठीक है। और अजातशत्रु के टाइम पे ही इसके कंटेम्प्रेरी कौन थे, महावीर और बुद्धा, महावीर एंड बुद्धा, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने ही पटालीग्राम को फोर्टिफाई किया था सिटी को, जो कि बाद में क्या बन गया, पाटलिपुत्रा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैसेज ऑफ धम्मा पॉलिसी ऑफ द अशोका। जो अशोका का धम्मा पॉलिसी है उसमें मैसेज क्या था। इसका ऑप्शंस है लॉयल्टी टुवर्ड्स किंग, पीस एंड नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये सब था, ठीक है, कि रिस्पेक्ट करना है एल्डर का। अभी हमने पढ़ा रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वगैरह क्या है, कौन से एडिक्ट में है, ये जो है इसका रॉक एडिक्ट फर्स्ट में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पहला जो रॉक एडिक्ट है उसमें यही चीज़ लिखा गया। उसके बाद लॉयल्टी टुवर्ड्स किंग्स वगैरह ये सारा था, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर बिहार वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी गवर्नमेंट्स, 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बिहार वाज डिवाइडेड इनटू 7। 7 कौन सा, पटना, ठीक है, दूसरा सारण, तीसरा रोहतास, चौथा तिरहुत, और पांचवा हाजीपुर, छठा चंपारण, और सातवां बिहार, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये है पटना, सारण, रोहतास, तिरहुत, उसके बाद हाजीपुर, चंपारण और बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इब्राहिम लोदी हु रिबेल्ड अगेंस्ट सुल्तान। सुल्तान के अगेंस्ट जो रिबेल कर दिया था कौन, इब्राहिम लोदी के टाइम पे, वो कौन था, वो था दरिया खान नुहानी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एसोसिएटेड विद डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा ड्यूरिंग द एडिटिंग ऑफ बिहार टाइम्स मैगजीन। बिहार टाइम्स मैगजीन को एडिट कौन कर रहे थे सचिनानंद सिन्हा के साथ, महेश नारायण, श्री कृष्ण साय, श्री नंद किशोर लाल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, तीनों ही थे। नेम द रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम द बिहार हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इन सितंबर 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की जो 1928 की मीटिंग थी उसमें बिहार से एक ही थे जो पार्टिसिपेट किए थे, वो कौन थे, फणींद्र नाथ घोष, फणींद्र नाथ घोष। ध्यान रखना ये जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ थी, फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात जानते हो, ये जो फणींद्र नाथ घोष थे, इन्हीं ये बाद में जाकर के ना लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, कौन सा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था कब, 1929 में, इसके चश्मदीद बन गए थे, जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। जिसकी वजह से क्या होती, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। ये बाद में फणींद्र नाथ घोष जो है वो सरकारी गवाह बन चुके थे, ठीक है। और किस केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। द रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार टू रिस्टोर द राइट्स ऑफ लैंड्स टू द जमींदार्स टू गिव द राइट्स ऑफ रैयत टू द फार्मर्स। ये कभी हुआ है कि क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेज कभी इंडिया के लिए भड़ा सोचते थे, कभी नहीं। ये सब जमींदार को देंगे, फार्मर्स को देंगे, एबोलिश जमींदारी सिस्टम नहीं। यहाँ देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट है, टू डिटरमाइन द प्रिडिक्टिव रेवेन्यू। बस पैसा कमाने से मतलब था, कुछ नहीं, समझ रहे हो, किसी तरह से पैसा आना चाहिए। तो जैसा जो भी किया जाए पैसे के लिए किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट महाराजाज ऑफ दरभंगा, डुमराव, हथुआ और इन दी फॉलोइंग इन देयर फेलो जमींदार्स इन 1857 में इन लोगों का रोल किया था। ये लोग ही थे जो कि बदतमीज टाइप के थे, और ये लोग क्या थे, ये लोग ब्रिटिशर्स को हेल्प किए थे, मैन एंड मनी दोनों से। ये लोग क्या थे, गद्दार थे,
ठीक है। ये जो जमींदार और जो उस समय के लोग जो इनको सपोर्ट किए थे, दरभंगा, डुमराव और हथुआ से, ये सब क्या थे, ये सब चाटुकार थे। ठीक है। और ये PYQ भी है, ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हु हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण बाय राइटिंग अंडर 6 नेम्स। क्या है, 6 नाम से इन्होंने प्लाइट चंपारण के जो फार्मर्स है उनके दुख को लिखा। वो क्या था नाम, 6 नाम से, जैसे दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय। ये कौन थे, पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवे नंबर 30। नेशनल हाईवे नंबर 30 से कौन सा कनेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना, ये बख्तियारपुर, पटना, आरा, और फिर उसके बाद ये बक्सर, फिर उसके बाद ये यूपी में चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाला क्या है, नेशनल हाईवे नंबर 30। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर्स इन बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जो रिवर है आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ बताना है। ठीक है, तो सबसे जो ईस्ट में है वो कौन सा है, वो है महानंदा, फिर कोसी। ठीक है, तो कोसी वाला जो होगा वही आंसर होगा। तो एक ही आंसर इसमें दिख रहा है, कोसी वाला वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट देखें, वेस्ट टू ईस्ट आपको याद रखना है, तो ये देखें घाघरा, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक, और उसके बाद बागमती, फिर कमला, और फिर कोसी, और फिर महानंदा। ठीक है, ये गंगा, ये घाघरा, गंडक, बुरी गंडक, घाघरा, गंडक, बुरी गंडक, फिर बागमती, कमला, कोसी और महानदी। ठीक है। और वैसे अगर आप जो ईस्ट से वेस्ट, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ में, वो याद रखने के लिए तरीका क्या है, राम ने गोमती के घाघरे को गंदा कर दिया। गंदा मतलब ये गंडक, गंदा कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, राम से रामगंगा, मतलब जो गंगा में जो नॉर्थ की तरफ से मिलती है। ठीक है, सबसे पहले रामगंगा, फिर ये गोमती, फिर आगे जाएगा तो ये क्या होगा, घाघरा, फिर ये क्या होगा, गंडक, और ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, राम ने गोमती के घाघरे को गंदा कर दिया। ठीक, कर से कोसी याद रखना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बिहार कास्ट वेट सेंसस 2022, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी इन द स्टेट। जनरल कैटेगरी के लोग कितने हैं बिहार में, किसके तहत, बिहार कास्ट वेट सर्वे 2022 के तहत। ये हैं 15.52%, 15.52। SC कितने हैं भाई, 19.65%, 1965 याद रखना, 1965। ST कितने हैं, 1.68%। ठीक है, सबसे कम है। उसके बाद EBC कितने हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट हैं, ये 36% है। ठीक है, OBC कितने हैं, ये 27, इन लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलता है, तो ऐसे याद रखना 27%। EBC 36%, 27 में 9% और जोड़ दो। सब ST कितने, 1.65, ये SC 1965। ठीक है, याद रखना। और जनरल 15.52, बीच में 2 5 है, बीच में क्या है, 2 5 में, और आगे पहले 1 और लास्ट में 2। ठीक है, पहले 1 लास्ट में 2, बीच में 2 5। ठीक है, और ये तो 1965 याद रख लेना। EBC से सबसे ज़्यादा है वो कितना है, 36%। ठीक है, ये कितना है, 36%। अभी आपको ध्यान करोगे कैसे, अभी क्या नाम है, वैष्णव सूर्यवंशी है ना, वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने सबसे फास्टेस्ट शतक मारा ना IPL में, सेकंड फास्टेस्ट, तो कितना 35 बॉल में मारा है, तो 35 से एक ज़्यादा, ये 36% क्या है EBC। OBC को 27% रिजर्वेशन ही मिलता है, तो 27% वैसे याद रख लेना। और SC 1965 से याद रख लेना। ठीक है, और ST 1.68, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये बाकी सारा EBC, OBC और 1 2 बीच में 5 5। ठीक है, ये किसका है, जनरल वाला, ये सब आपको अब याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल केरला के पास नहीं है, दिल्ली के पास नहीं है, इसके पास नहीं, सिर्फ बिहार के पास है। और जो हैं जिसके पास, वो किसमें, यूपी के पास है, बिहार के पास है इधर से, और आपका वेस्ट में चले जाओ तो ये महाराष्ट्र के पास है, और क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के पास है, और कर्नाटका के पास है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, बस यही ऐसे ही करके अलग अलग करके याद रखना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ, महाराष्ट्र कर्नाटका एक साथ, यूपी और बिहार एक साथ। ठीक है, टोटल 6 है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ बिहार बजट। 3.17 लाख करोड़ है, तो कहाँ से है, ये वाला आंसर हो जाएगा 3 याद रखो, 3.17 लाख करोड़। ठीक है, तो ये 3.316895। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एज पर दी बिहार इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन इकोनॉमी। टर्शियरी सेक्टर
58 पॉइंट कितना है, ये 6% है लगभग, ठीक है। बाकी दोनों लगभग लगभग 20-20% लड़के हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। अब चूज द रॉन्ग पेयर है ब्राजील हाँ, चूज द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द हाईएस्ट ऑनर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी रिसीव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो मिला है, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। ब्राजील ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस होलो, ठीक है, ये ब्राजील किया था, ये सही है। साइप्रस ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, ये ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 ये साइप्रस दिया था। कुवैत ने दिया था द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, कबीर का किए इसे याद रखना कि क्या है, कुवैत ने दिया, ठीक है। श्रीलंका ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ की ऑफ इंडियन ओशियन नहीं, बल्कि श्रीलंका ने दिया था क्या, श्रीलंका दिया था मित्र भूषण PHUSHAN, ठीक है, ये मित्र भूषण। तो अब ये ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ द की ऑफ इंडियन ओशियन ये किसने दिया है, ये दिया मॉरिशस ने, मॉरिशस, ठीक है, याद रखोगे। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ की ऑफ इंडियन ओशियन क्या दिया, मॉरिशस ने। श्रीलंका क्या दिया, मित्रभूषण। कुवैत अल कबीर से के का कबीर से याद रखना। साइप्रस ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 और ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस होलो, साउदर्न बोल रहे हैं ना, तो ये है कौन, ब्राजील, ठीक। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट AI ऑफिसर ऑफ नासा, ये है डेविड सल्वागनीनी, ठीक है, ये डेविड सल्वागनीनी है। और व्हाट वाज द टोटल बजट ऑफ यूनियन, 50.65 लाख करोड़, ये कितना था, 50.65 लाख करोड़, ठीक है। तो यहाँ देख लो 50.65 ये आएगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया कंट्रीब्यूट्स 2.8% ऑफ ग्लोबल शेयर इन मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही है, कितना है, 2.8% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 6.2% इन फाइनेंशियल 2025, ये हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.2% की दर से बढ़ेगा, ये भी बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। अगला क्वेश्चन है द शुक्रयान मिशन इज टारगेट, मतलब मिशन 1 टारगेटेड टू बी लॉन्च, ये होगा 2028 में, कब होगा, 2028 में लॉन्च होगा, कौन सा, शुक्रयान, हम लोग शुक्र अदा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, शुक्रयान 1 2028 में, ठीक है। ये ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे, ये देखो, ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, बस ऐसे ही कुछ ध्यान रखना, 4 से डिविजिबल, 7 से भी, जो भी लास्ट 2 डिजिट 7 से भी डिविजिबल है, और 7 और 4 दोनों से डिविजिबल है, तो 7 दूना 4 कितना होता है, 28, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट किससे, 7 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 7 दूना 4 कितना होता है, 28, यानी कि 2028 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ फार डिड नीरज चोपड़ा थ्रो द जेवलिन विन टू विन द सिल्वर मेडल इन दोहा डायमंड लीग, दोहा डायमंड में 90.23 मीटर फेंके थे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम, से 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड कौन सी बात है, ये हुआ था 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे, बिहार में हुआ था, ये बात ध्यान रखना, ये बिहार में हुआ था, बिहार के 5 सिटी में हुआ था, 6 सिटी में नहीं। तो ये उसके बाद जो मस्कट था उसका नाम क्या था, गज सिंहा था, ठीक है, जो कि मौर्यन इसका 28 गेम्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन इट, तो ये भी बात सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये 2 और 3, ठीक है। और ये 5 जो सिटी थे वो कौन से थे, बेगूसराय और क्या नाम है उसका, भागलपुर, बेगूसराय, भागलपुर, उसके बाद गया, राजगीर और पटना, ठीक है। तो याद रखना कौन सा, बेगूसराय, भागलपुर, गया, राजगीर और पटना, ठीक है। तो ये 5 थे। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल विनर वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री, मैंस का जो सिंगल विनर है वो किस कंट्री से था, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रांस, स्पेन और इटली या फिर जर्मनी, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो है वो जीता कौन, ये जीता था जैनिक सिनर, और सिनर ये कहाँ का है, इटली का है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जैनिक सिनर, इटली, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और जो वुमन जीती थी वो कौन जीती थी, मैडिसन कीज, KEYS। सीनर का जो सिन करने का जो ताला है वो किसके पास है, की के पास है, चाबी किसके पास है, की के पास है, ठीक है। ये जो इतना गंद मचा रहा है ये सीनर है ना, सिन, इतना पाप कर रहा है, पाप का घड़ा का की किसके पास है, मेडिसिन की के पास। तो औरत में याद रखना ये की है, ये कहाँ की है, ये USA की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17th ब्रिक कहाँ पर हुआ था, 17th ब्रिक समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18th कहाँ पर होगा, कमेंट सेक्शन में बता दो आप, 18th कहाँ होगा, कमेंट सेक्शन में बता दो। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द हिंदी भाषा साहित्य अकेडमी यूथ अवार्ड, ये हिंदी भाषा साहित्य अकेडमी यूथ अवार्ड किसको मिला है, पार्वती त्रिकी। और पार्वती त्रिकी को किस लिए मिला है, इसकी बुक फिर उगना के लिए, पोएट्री कलेक्शन है, फिर उगना, ठीक है। ये पोएट्री कलेक्शन है, क्या है, पोएट्री कलेक्शन। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 जो है लॉन्च हुआ फर्स्ट सोलर मिशन, सही बात है। आदित्य L1 लॉन्च तो PSLV
C57, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है ये भी सही है, ठीक है। PSLV याद रखना, C57 इससे लॉन्च हुआ था आदित्य L1। और आदित्य L1 जो है वो कब हुआ था लॉन्च? 2 सितंबर 2023 में, ठीक है। और ये आदित्य L1 वॉज प्लेस्ड इन L1 लैग्रेंज पॉइंट बिटवीन द अर्थ एंड सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 लाख किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। 5 लाख नहीं, ये 15 लाख, ये कितना, 15 लाख किलोमीटर। तो 2 सही है, तो स्टेटमेंट क्या, 2 करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही है, न्यू दिल्ली में हुआ। द एम ऑफ द IBCA टू कंजर्व 6 लार्ज स्पीसीज, नहीं 6 नहीं बल्कि 7। कौन कौन सा बताओ? टाइगर, लायन, उसके बाद चीता, उसके बाद टाइगर, लायन, चीता, उसके बाद लेपर्ड, फिर स्नो लेपर्ड। ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना, टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, फिर स्नो लेपर्ड। तो 3 2 5 हो गया। और जो 2 हैं वो जगुआर और पूमा, ठीक है, जगुआर और पूमा। ये बाकी 5 तो पाए जाते हैं, ये 2 हमारे भारत में नहीं पाए जाते, जगुआर और पूमा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो ये भी जो असेंबली हुआ न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। ऑपरेशन काल नेमी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय पुलिस ऑफ विच स्टेट? ये उत्तराखंड। क्यों? ये जो जितना फ्रॉड बाबा है ना, फ्रॉड बाबाज, उनके धरपकड़ करके उनको सजा देना, ठीक है। ये काम है इस ऑपरेशन काल नेमी में। कहाँ पर? उत्तराखंड की सरकार ने लाई है, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी है वहाँ के, उत्तराखंड के। विथ विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट खंजर? खंजर इंडिया किसके साथ करता है? खंजर इंडिया करता है किर्गिस्तान के साथ। इजिप्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं? साइक्लोन, ठीक है। इजिप्ट के साथ हम क्या करते हैं? साइक्लोन करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 76th रिपब्लिक डे? 76 रिपब्लिक डे का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बिल्कुल यही था, और आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यही था। और इसके गेस्ट जो थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था पाराबोवो, ठीक है, पाराबोवो सुबिनातो। क्या है? सुबिनातो। ये नाम याद रखना भाई साहब। ये 26 जनवरी में रिपब्लिक डे में हमारे क्या बोलते हैं, चीफ गेस्ट थे। कौन? पाराबोवो सुबिनातो। ये कहाँ के? प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखते हैं। द होम मिनिस्टर इशूड नोटिफिकेशन टू सेलिब्रेट हैदराबाद लिबरेशन डे ऑन 17 सितंबर। 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। ऑन दिस डेट ऑन 1949 हैदराबाद वाज लिबरेटेड फ्रॉम रूल ऑफ निजाम अंडर ऑपरेशन पोलो। याद रखना है किसमें? ऑपरेशन पोलो। 1949 नहीं बल्कि 1948 में, 1948 में 17 सितंबर 1948 में हैदराबाद को आज़ाद कर लिया गया था। किससे? निज़ाम के चंगुल से। और किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो, ठीक है। अब 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, बाय विच ईयर हैज इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट टारगेट टू मेकिंग इंडियन रेलवेज नेट जीरो कार्बन एमिशन? मतलब इंडियन रेलवेज में हम लोग क्या कोल वगैरह या फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड फ्यूल का यूज़ नहीं करेंगे। वो कब से होगा? वो होगा आपका 2000 कितना से होगा? 2000 वो कब होगा? 2030 से। कब होगा? 2030 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम? हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन सा है? 22वां रैंक है। कितना है? 22वां। अगला क्वेश्चन, PM ई ड्राइव स्कीम के बारे में बताना है कि दिस स्कीम इज स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। ये नहीं है ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नहीं है, बल्कि ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज का है, ठीक है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बात कर रहा है ना। द नेक्स्ट फेज ऑफ फेम स्कीम स्टार्ट 2015 में, ठीक है, ये वाली बात सही है। और उसके बाद जो है द स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, ये भी सही है। अंडर दिस स्कीम ऑल टाइप्स ऑफ बैटरी ऑपरेटेड ई व्हीकल्स ये विल बी सब्सिडाइज। तो हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यही कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है ये PM ई ड्राइव, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारा बिहार हमारी सड़क? ऑप्शन है, रिपोर्टिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रूरल रोड्स ओनली, रिपोर्टिंग द कंडीशन ऑफ रोड्स इन अर्बन एरियाज ओनली, रिपोर्टिंग द कंडीशन ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन, या फिर रिपोर्टिंग द कंडीशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोड। तो ये है रूरल रोड के लिए, ठीक है, रिपोर्टिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रूरल रोड्स ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
which has become the first police station in the country to receive ISO certification from the Bureau of Indian Standard. कौन सा ये है अर्थुनकाल पुलिस स्टेशन, केरला को मिला है। कौन सा? ये मिला है ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज़ द कैंपेन कॉल्ड लेट्स स्टडी बीन लॉन्च बाय गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन अभी कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिटोरिएटेड स्टेट में है? वो है अफगानिस्तान में। तो वहाँ की लड़कियों ने स्टार्ट करा है लेट्स स्टडी, ठीक है, कैंपेन। अगला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज सक्सीडेड इन जर्मिनेटिंग द सीड्स ऑफ विच प्लांट इन स्पेस। तो प्लांट इन स्पेस में हमने भेजा काउपी को, जिसको लोबिया बोलते हैं, इसके सीड्स को स्पेस में हमने जर्मिनेट करा। ठीक है, इसरो ने। चीफ मिनिस्टर प्रगति यात्रा स्टार्टेड ऑन 23 दिसंबर 2024 फ्रॉम विच, यानी सीएम नीतीश कुमार ने ये प्रगति यात्रा स्टार्ट करा 23 दिसंबर 2024। कहाँ से? ये इन्होंने करा अपना वेस्ट चंपारण से। ठीक है, कहाँ से? वेस्ट चंपारण से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ये कौन है? अभी आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इंटरलैंड लिंकिंग प्रोजेक्ट गॉट अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2025। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से इसको अप्रूव कर दिया है? तो ये इन्होंने करा है कौन सा? कोसी मेची। ठीक है, कोसी मेची, जिसके तहत ये क्या होगा, ये जो एक्सेस वाटर है कोसी में ना, उसको कहाँ पे? महानदी में ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ से? कोसी से महानदी में, महानंदा में, सॉरी, कोसी से कहाँ पे होगा? महानंदा में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, एक्सेस वाटर कोसी का कहाँ पे? ये महानंदा में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? कोसी और मेची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैज बीन ओपन एट। ये भागलपुर में ओपन हुआ है। क्या है? बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, डैश पंचायत मॉडल ऑफ बिहार इज सिलेक्टेड फॉर क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड ड्यूरिंग द रिसेंटली हेड नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 एट मधुबनी। तो किस पंचायत को मिला? ये मोतीपुर पंचायत। ये मोती की तरह चमका, ये जो है ना अपना जो है पंचायत, ये मोती की तरह चमक गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसी को मिला है क्या था? बिहार क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। ठीक है, इसकी मुखिया कौन है? इसकी मुखिया है प्रेरणा देवी। कौन है? प्रेरणा देवी, याद रखना। इसकी कौन है? प्रेरणा। इससे प्रेरणा लेना चाहिए हमें, हम सबों को। ठीक है, प्रेरणा देवी। पूरे इंडिया में 3 ही पंचायत सेलेक्ट हुए, उनमें से एक अपने बिहार का मोतीपुर है, जो कि मोती की तरह चमक रहा है, और ये हमें प्रेरणा देती है। प्रेरणा देवी इसकी मुखिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। ये क्या है कि पद्म अवार्ड्स मिले हैं 2025 में, किसको, किस वजह से मिले हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर शारदा सिन्हा ने, इसको मिला है किसके लिए? आर्ट और म्यूजिक के लिए। ये तो पहले मिल जाएगा आपको, तो ऑप्शन आपके ये दोनों गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा किसको। हाँ, ये पिछले हम टेस्ट में हमने बात करा था कि सुजनी आर्ट के लिए किसको मिला है? निर्मला देवी को मिला है। तो बी का कितना हो जाएगा? 1। तो अब बी का 1 किसमें है? दोनों में ही भैया, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है, किशोर कुणाल को किस लिए? सिविल सर्विस के लिए या फिर स्पिरिचुअलिज्म। और यहाँ पे विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज। अब ये बोलो, ये महाराज जी जो है किसको मिलेगा? इसमें स्पिरिचुअल में मिलेगा। तो किशोर कुमार को किसमें? सिविल सर्विस में। तो आंसर हो जाएगा ए का 2। तो अब आप आ जाओ, ए का 2 किसमें है? डी में। ठीक है, तुक्का भी मार सकते थे इसमें भैया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 24 अप्रैल 2025 नमो भारत रैपिड रेल सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन व्हिच 2 रेलवे स्टेशन। ये आपका जयनगर और पटना के बीच में, जयनगर और पटना के बीच में नमो भारत रैपिड रेल सर्विस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब ये सारे आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। ये इसका आप देखिएगा, इसका आंसर जब आप बनाएंगे तो ये इस तरह से कुछ फिगर बनेगा, आप इसको देख लेना। ठीक है, ये है। ठीक है, ये पहले इधर आ रहा था, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। ठीक है, ये आपका 150 था पहले, फिर इधर आपका 80 मीटर, फिर नीचे ये भागा है 60 मीटर, फिर इधर टोटल 280 मीटर। तो यहाँ तक आपका 80 हो जाएगा, यहाँ तक कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, 280 इधर आया है। ठीक, तो अब आपको बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ना, ये डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस तो यही होगा। ये कितना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 150 और ये 60 कितना होगा? 210। तो 210 का स्क्वायर, ये टोटल 210 होगा। यहाँ से यहाँ तक 210 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर का रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा। ये कितना का? 290। ठीक है, अब ये सारा है, साइकिल चला रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। ठीक है, बाइक चला रहा है। तो इसका जो है ना टाइम जब निकालोगे, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसमें जब आप टाइम निकालोगे तो कैसे निकालोगे?
टाइम इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1050 ट्रेन का लेंथ प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय 72 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देना, ठीक है। तो 18 चौक 72 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। अब ये बोल रहा है, इसमें से बोल रहा है 10 सेकंड ज़्यादा लग रहा है किसको, बाइक वाले को। तो बाइक के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1050 प्लस एल डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय कौन, इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय जो बाइक से। तो बाइक से टाइम टेकन कितना होगा, इसका जो दूरी है, दूरी कितना होगा, ये तो इसके लिए तो दूरी तो यही होगा 1050 जो लेंथ ऑफ ब्रिज है डिवाइडेड बाय स्पीड, इसका स्पीड कितना है 54 गुना 5/18, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एल का वैल्यू लेंथ ऑफ ब्रिज निकल जाएगा और वो कितना आएगा 150 मीटर, कितना आएगा 150, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको इस तरह से लिखा गया है, तो आपको बताना है कि जो कोड है TIYL ये किस इसमें होगा। तो इसको आप करोगे, वेरी सिंपल है, ये आंसर आएगा SKVP। अगला क्वेश्चन है, इसमें जब आप सीरीज निकालोगे, ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, यानी कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर। अगला प्राइम नंबर 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 11 का स्क्वायर, 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 है, 13 का स्क्वायर, 13 का बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 17 है, 17 के बाद अगला प्राइम 19 होगा, तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, तो इस वाले पार्ट में 145 में करोगे तो कैसे करोगे, ये फर्स्ट टर्म यानी 4/2 इंटू थर्ड टर्म 6/2 इक्वल टू मिडिल टर्म, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिड टर्म। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 7। अगला है 3 4 5 7 24 25, ये क्या ट्रिपलेट्स है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो इसी तरह से करोगे तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का 40 का स्क्वायर इक्वल टू 41 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बाप बेटे का एज वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आएगा आपका 11:35, 11:35। क्या बोला, सन्स का एज 20% ऑफ द फादर्स एज 5 ईयर्स अगो। तो सन का एज -5 इक्वल टू फादर का 20% का मतलब क्या हो गया जी, यानी 1/5 ऑफ फादर -5, 1/5 ऑफ फादर -5, ठीक है, ये एफ है, ये माइनस है। तो S - 5 इक्वल टू 1/5 ऑफ, ये 20% है ना। उसके बाद बोला है कि 5 ईयर्स लेटर द फादर एज विल बी 40, 5 साल बाद फादर का एज जो होगा ना वो कितना होगा, मैंने कहा अभी से 5 साल जोड़ दो वो कितना हो जाएगा 40, तो फादर का एज कितना होगा 35, तो यहाँ पे 35 डाल देना, तो आंसर हो जाएगा कितना, सन का एज। तो हम लोग को बोलना है उसका रेशियो निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 11:35। फाइंड द ऑड वन, देखो ये ABYZ CDWX कंटिन्यूस है ना, EFUV GHPU होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा ये आंसर, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 पे पावर 6 गुना 5 कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, इंटू 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 गुना 8 कितना होगा 40, ठीक है। तो 5 पे पावर ये कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी 2 को हटा दो, तो ये 5 पे पावर 40 थी 70 हुआ ना, तो ये हो जाएगा 5 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 70 में 2 कितना होता है 68, 70 में 2 चला जाएगा तो 5 पे पावर 68 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5, इसको 5 5 25 5 125 5 6 625, यानी 5 पे पावर 4A लिख सकते हो। तो ये 5 5 बेस हो गया, तो 4A इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 68, A इक्वल टू कितना होगा 17, 17 चौक 68, ठीक है। तो इसलिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। अब ये 1 फरवरी को 20 फरवरी को 1900 था, मतलब कि ये 20 फरवरी 1900 को ट्यूसडे था, तो 1 मार्च 1990 को क्या होगा, तो देखो ये सबसे पहले क्या है, ये है आपका लीप ईयर, बस इतना देखना है, ये लीप ईयर है, तो ये कितने दिन का होगा, ये 28 दिन का होगा, ठीक है। कितना होगा ये, सॉरी ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर होगा ना। ये 1900 जो है, ये 1900 जो है वो नॉन लीप ईयर क्यों है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर्स का होता है, लीप ईयर होता है, लेकिन वो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1900 जो है 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या होगा नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा तो कितना होगा 28 दिन का होगा, 28 दिन उससे उस तरह से निकाल लेना। तो ये आंसर होगा क्या, फाइनली ये हो जाएगा थर्सडे, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ डू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स।